अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 96 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 FAR 1 का रेशोज़ का टॉपिक स्टार्ट किया था। आवाज़ ठीक आ रही है अमर भाई? अच्छा जी। 4 रेशोज़ हमने पढ़ ली थी जी। 97 है। किसने लिखा ये 96? ओके। 4 रेशोज़ हमने डिस्कस कर ली थी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स और एसेट टर्नओवर। फॉर्मूलाज याद है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला था, कौन ये दूंगा, PBIT ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 परसेंटेजेस में इसका आंसर था। और मैंने आपको बताया था कि ये रेशो बताती है कि 100 रुपया अगर बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड में इन्वेस्ट किया जाए, तो वो कितना प्रॉफिट कमाता है। तो हायर इज़ बेटर। ठीक है, तो फिर हमने कुछ इस तरह से जुमला लिख लिया था, फॉर एवरी रुपी 100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस कंपनी एक्स इज अर्निंग इतने रुपए एज कम्पेयर टू इतने रुपए ऑफ कंपनी वाई, देयरफॉर फलां कंपनी इज बेटर। हाउएवर इज बेटर टू कंपेयर दिस रिजल्ट्स विद इंडस्ट्रीज एवरेज एंड इंडस्ट्रीज ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी आया था, तो मैंने कहा था ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की रेशो है, इसलिए इसके अंदर हम पैट लेंगे, और पैट भी वो जिसमें से इररिडीमेबल का भी प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो चुका हो। ठीक है जी। तो पैट माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड ओवर एवरेज ऑर्डिनरी इक्विटी। ठीक है, अब हमने कहा था दिस रेशो टेल्स अस दैट दिस रेशो टेल्स अस दैट पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन शेयर कैपिटल या इक्विटी, कंपनी एक्स इज अर्निंग इतने रुपए एज कंपेयर टू कंपनी वाई, और हायर इज बेटर। लेकिन अगली बात फिर इसके साथ भी थी, हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्रीज एवरेज एंड इट इज ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर। फिर तीसरी रेशो हमने देखी थी रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स के अंदर वही PBIT ओवर एवरेज टोटल एसेट्स कर दिया था हमने। ठीक है, अब उसके अंदर हमने कहा था फॉर पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन एसेट्स, बस इतना सा फर्क पड़ रहा था, कंपनी एक्स इज अर्निंग इतने रुपए एज कंपेयर टू कंपनी वाई, और जो ज़्यादा थी वो बेटर। और अगली बात वैसे ही थी, हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर दिस रिजल्ट्स विद इंडस्ट्रीज एवरेज एंड इट इज ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। ये ना मेन बातें हैं, थोड़ी थोड़ी सारी रेशोज इकट्ठी आती भी नहीं है, मतलब इन 4 में से कोई 1 या 2 आ जाएंगी। ठीक है ना, तो हमें ये बातें इतनी को पता होनी चाहिए, ये जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है, यानी कि इतनी बातें लिख के आप पासिंग मार्क्स तो ले सकते हैं इंशाल्लाह। रेशो भी कैलकुलेट की होती है आपने, बाकी तो फिर इंशाल्लाह 2 से 3 दिन आगे, मतलब आज होपफुली रेशोज में कंप्लीट कर लूँगा होपफुली। अब आगे हम पास पेपर्स को इस तरह नहीं करेंगे कि पूरा लेक्चर अगला पास पेपर का रेशो का ही चल रहा होगा, बल्कि हम यूँ करेंगे कि 1 या 2 सवाल रेशो के डिस्कस किए और फिर पिछले टॉपिक्स को आना शुरू कर देंगे जो रिवीजन में कह रहा था, ताकि हम अगले 6-7 दिन जितने भी हमारे हों, बाकी 5 दिन 6 दिन, उसके अंदर हम रेशो का टॉपिक भी साथ साथ चलता रहे। वो ऐसे ना हो कि ख़त्म हो गया, 1 सवाल 2 सवाल सिर्फ डिस्कस करेंगे, जो आप लिख के आए हुए करेंगे तो उसको आपको से डिस्कस कर लिया करूँगा। ये लिखने से ही प्रैक्टिस होगी, लेकिन कम से कम कोशिश करनी है लिखने की, क्योंकि मैं आपको आज पास पेपर्स दिखाऊँगा, आप देखेंगे 10 नंबर का सवाल, 12 नंबर का सवाल, और रेशो 7-8 रेशो कैलकुलेट करनी है, कमेंट भी करना है। ठीक है ना, तो अगर बैठ के कहानियाँ लिखने तो फिर ये सवाल तो कर लोगे, फिर बाकी कोई नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, खैर 3 रेशोज हो गई। ये तीसरी रेशो के अंदर आके मैंने ब्रेक लगाई थी और मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर के अंदर इसके एसेट पड़े। ठीक है, एक छोटी सी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिखाई थी। ये ऑन है? अच्छा, हो गया ऑन? अच्छा जी, एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको मैंने दिखाई थी। जिसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर एसेट्स पड़े थे, मैंने एसेट्स को डिफरेंट किया था और प्रॉफिट को चेंज कर दिया था, याद आ रहा है? प्रॉफिट को सेम रखा था और एसेट्स को डिफरेंट कर दिया था। ये मिल गई एग्जांपल मुझे। चलें, ये ऑन होता है तब तक आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में एसेट्स डिफरेंट थे और प्रॉफिट सेम था। अब जाहिर सी बात है, जिसके एसेट्स ज़्यादा होंगे डिनोमिनेटर में इस रेशो के अंदर, PBIT ओवर एवरेज टोटल एसेट्स है ना, तो एसेट्स डिनोमिनेटर में पड़े हैं, ये जितने ज़्यादा होंगे उतनी रेशो कम हो जाएगी। अब हमने प्रॉफिट सेम रख के डिनोमिनेटर के अंदर एसेट्स को डिफरेंट किया था। ठीक है, अब जिसके एसेट्स ज़्यादा थे उसकी रेशो कम थी, लेकिन मैंने कहा डीप डाउन जाकर देखें तो मामला कुछ इस तरह का है कि एसेट्स सेम है। एक कंपनी के एसेट्स ज़रा पुराने थे, वो डेप्रिशिएट हो के कम हो गए हैं बुक वैल्यू उनकी, और दूसरों के नए।
तो फिर हमने एक जुमला लिख लिया था कि एज ऑफ एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, सो कॉशन मस्ट बी टेकन वाइल कंप्यूटिंग दिस रेशियो। लेकिन ये बात तो इसलिए है कि अगर ना भी ऐसी को बात सामने हो बज़ाहिर तो ये जुमला लिख के रोब झाड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी को बात सवाल के अंदर कर देता है, यानी कि एसिड की बता देता है जी कॉस्ट तो सेम ही मिसाल के तौर पे और ये पुराने हैं या नए हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या करना है, फिर वो पूरा जुमला भी आपको लिखवाया था। तो पूरा जुमला क्या था जी, एज ऑफ एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज एसेट विद न्यूअर एसेट्स विद हायर बुक वैल्यू may result in lower ratios as compared to older assets with lower book value with higher ratios. Therefore, caution must be taken while computing this ratio. अच्छा, अब ये बात यार ये चल नहीं रहा मेरे दोस्त। चलो अच्छा, उसके बाद ये ज़रा बुला लें जी उनको तब तक। अच्छा, अब एक छोटी सी बात देख लें, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, चुप करो, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ओपनिंग ओपनिंग पता क्या कह रहे हैं, पूरा फॉर्मूला बनने लग जाते हैं। इक्विटी का फॉर्मूला वैसे क्या है, ठीक है वो कैपिटल एम्प्लॉयड हम रेशो के अंदर एवरेज कर लेते हैं, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड तो यही है, ठीक है। अच्छा, अब एक और भी तो फॉर्मूला बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होते हैं जी टोटल एसेट्स, क्या दूं, टोटल एसेट्स माइनस, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एसेट्स भी एक तरह का कैपिटल एम्प्लॉयड ही होते हैं तकरीबन, कह सकते हैं कि एसेट्स तकरीबन, करंट लायबिलिटी थोड़ी सी बीच में माइनस कर दी, बाकी तो वही, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि एसेट्स भी एक तरह का कैपिटल, या यूं कह लें कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक तरह के एसेट्स ही होते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, और यार जो पैसे भी किसी ने इन्वेस्ट किए हैं हमारे बिजनेस में, चाहे वो ओनर है चाहे वो बैंक है, उसको अल्टीमेटली हमने इन्वेस्ट करना नॉन करंट एसेट्स में होता है ना, जिससे हम फिर बिजनेस चला रहे होते हैं, जनरेट कर रहे होते हैं चीज़ें, प्लांट लगाएंगे उसमें रॉ मटेरियल फिर सब कुछ डाल के फिर चीज़ें बना के फिर उनको बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरह के एसेट्स ही होते हैं। अगर करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो कह सकते हैं, नहीं कह सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एज ऑफ एसेट्स वाला पॉइंट है, ये एज ऑफ एसेट्स वाला पॉइंट हमारा सिर्फ रिटर्न ऑन एसेट के लिए ही नहीं है, आप इसी एज ऑफ एसेट वाले पॉइंट को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाली रेशियो में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कैपिटल एम्प्लॉयड है जो कि एक तरह के एसेट्स होते हैं। और देखो ना अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, एसेट जितने ज़्यादा उतनी कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वली करना होता है ना अकाउंटिंग इक्वेशन एक, ठीक है ना। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी ये पॉइंट लिख सकते हो, और एसेट टर्नओवर के भी डिनोमिनेटर के अंदर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड था उसमें भी लिख सकते हो। हाँ, सिर्फ इक्विटी नहीं, ठीक है, सिर्फ इक्विटी तो फिर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी हो जाती है ना, वो तो फिर बात और तरफ निकल जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताना था कि जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था ना, रिटर्न ऑन एसेट के अंदर कौन सा वाला, कौन सा, एज ऑफ एसेट्स। अच्छा, अब ये पूरा जुमला याद कर ही लें, ठीक है। एज ऑफ एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज अगर नंबर ज़्यादा हो, अगर कम नंबर होंगे, जैसे आपने मिसाल के तौर पे 8 नंबर 10 नंबर का सवाल करना और 8 रेशोज और कमेंटिंग करनी और रिटर्न ऑन एसेट भी है, ठीक है, तो फिर चलो इतना काफ़ी है। एज ऑफ एसेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, सो कॉशन मस्ट बी टेकन वाइल कंप्यूटिंग दिस वाइल इंटरप्रेटिंग दिस रेशो। लेकिन अगर नंबर थोड़े ज़्यादा हैं तो फिर पूरा जुमला लिख सकते हैं आप, ठीक है। एज ऑफ एसेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज एसेट्स विद newer assets with higher book value may result in lower ratio as compared to older assets with lower book value which may result into higher ratios. Therefore caution must be taken. तो ये पूरा जुमला भी याद हो सकता है, लेकिन ये जुमला इन तीनों रेशियोज के साथ आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों रेशियोज के अब हमारे पास 3-3 पॉइंट्स हो गए, यूँ कह लें, ठीक है ना। ओके, अच्छा जी, अब भाई को राब्ता हुआ उनका,
चलें जी, ठीक है, क्या हो सकता है अब फिर। अगली हेडिंग बना लेते हैं। अगली रेशियोज जी मैं आपके साथ डिस्कस जो करने जा रहा हूँ वो है वर्किंग कैपिटल रेशियोज। लेकिन आपने ना वो टेबल कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। वैसे मैंने पहले 4 रेशियोज जो पढ़ाई ये चारों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, क्योंकि इसमें हमने प्रॉफिट को यूज़ किया था। न्यूमरेटर में पीबीआईटी, पैट, पीबीआईटी, पीबीआईटी, सेल्स भी अल्टीमेटली सेल्स अल्टीमेटली प्रॉफिट के अंदर ही रिजल्ट होती है ना, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंसेस की कुछ और रेशियोज भी हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर, जिसमें हम नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो और एक्सपेंसेस ओवर सेल रेशियो, ये 3 रेशियो तो हमारे अभी हैं प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, लेकिन मैंने उनको भी साइड पे कर दिया, ठीक है। और एक परसेंटेज ग्रोथ इन सेल की रेशियो भी है। ये छोटी छोटी 4 रेशियोज हैं, बड़ी आसान है, सिंपल है, इसलिए फ़िलहाल इनको साइड पे किया है और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको इसी तरह से, ठीक है ना। तो आप बेशक जगह ना छोड़ें इन 4 रेशियोज़ के लिए, इनको अलग ही देख लेंगे हम। इनको हम यूँ कह लेंगे कि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड 4 रेशियोज अलग कर लेंगे, जिसमें सेल्स आती हैं। हम देखेंगे जी पिछले साल से इस साल तक सेल ने कितनी ग्रोथ शो की। फिर ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल रेशो, नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशो, एक्सपेंसेस ओवर सेल, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होगी ना रेशोज, ठीक है। तो इनको अलग से लिख लेंगे। इस टेबल को जो बनवाया था इसको आप वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। बस टॉप पे आप जगह हो तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की हेडिंग दे देना इन चारों के ऊपर, और अब एक छोटी सी हेडिंग दे लो वर्किंग कैपिटल रेशियोज, और नंबर 5 यूँ लिख लो, ठीक है। समझ आती है बात की। थोड़ा पॉज कीजिएगा जी। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल रेशियोज की तरफ चलते हैं। जैसे आपको मैंने कैश फ्लो के टॉपिक में बताया था कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज़। लेकिन अगेन हम वर्किंग कैपिटल नहीं निकाल रहे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ करने वाली बात, ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की तरफ नहीं जा रहे। हाँ, अगेन उसी तरह से हमें बस इन आइटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्किंग कैपिटल कह देना होता है। जैसे कैश फ्लो के टॉपिक के अंदर भी मैंने आपको कहा था कि वर्किंग कैपिटल रेशियोज का मतलब क्या, वर्किंग कैपिटल आइटम्स का मतलब क्या है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। ऐसे ही ये वर्किंग कैपिटल, काम हुआ था कुछ, ये वर्किंग कैपिटल रेशियोज का मतलब भी क्या है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ से रिलेटेड रेशियोज, ठीक है, जिसके अंदर इन्वेंट्री होगी, डेटर होंगे, क्रेडिटर होंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल बनाते हैं। आपने चीज़ें खरीदी 10 जनवरी को, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 100 रुपये। ये कैश आपकी जेब से निकल गया और गुड्स आपके पास आ गए, ठीक है। उसके बाद 15 जनवरी को आपने गुड्स बेच दी, ₹150 की, ठीक है। पच्चीस जनवरी को कैश रिसीव हो गया डेटर से 150। अब आपकी जेब से पैसे किस दिन निकले, वापस किस दिन आए, और अपने साथ क्या चिपका कर लाए, प्रॉफिट। 100 रुपये जेब से निकला, 5 दिन तक इन्वेंट्री में फंसा रहा, क्योंकि हमने चीज़ें खरीद के रख दी, अभी बिकी नहीं। अब बंदा क्या कह सकता है जी, 100 रुपया मेरा कैश में नहीं पड़ा, बल्कि 100 रुपये जेब से निकल गया था, अब उसके बदले में ये इन्वेंट्री पड़ी है, लेकिन अभी पड़ी है, अभी बिकी नहीं है। अब 5 दिन मेरा पैसा कहाँ फंसा रहा, इन्वेंट्री में।
ठीक है। मैंने यहाँ पे कैश में खरीद ली थी, ठीक है ना, ये भी बाद में देख लेंगे क्रेडिटर्स को। ओके, फिलहाल सादा बात, 5 रुपए मेरे जेब से निकले और 5 दिन तक कहाँ फंसे रहे। इसका मतलब कि अगर मैं 10 से 15 जनवरी की बात करूं तो इन्वेंट्री में मेरे पैसे फंसे रहे कितने दिन, इसको कहा जाता है जी इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री डेज कितने निकल आए, यानी कि 5 दिन पैसे कहाँ फंसे रहे, इन्वेंट्री में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 15 को मैंने चीज़ें बेची और ये चीज़ें जो बिकी इनके पैसे आ गए मुझे 25 जनवरी को। इसका मतलब मज़ीद 10 दिन मेरे पैसे फंसे ही रहे, लेकिन कहाँ फंसे रहे, डेटर के पास। देखो ना, जेब से 100 रुपये निकला, इन्वेंट्री आ गई। अब जेब से 100 रुपये निकल गया, हम क्या कह रहे हैं जी, ये 100 रुपये की चीज़ें पड़ी हैं हमारे पास। 5 दिन वो चीज़ें पड़ी रहीं, फिर हमने वो चीज़ों को बेच दिया, ठीक है। जब चीज़ों को बेचा तो अब पैसे कहाँ फंसे हुए हैं, पैसे आए नहीं वापस। हम कह रहे हैं जी अब ये हमारा रिसीवेबल है, ठीक है, 10 दिन, इसको कहा जाता है जी डेटर डेज। कितने जी, 10 दिन, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा वो, आप छोड़ दें, काम हो रहा है वहाँ, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्रेडिटर डेज तो नील थे ना, क्रेडिटर डेज तो मैंने लिखा ही नहीं ना यहाँ पर, ठीक है। क्रेडिटर डेज तो थे ही नहीं, ठीक है ना, वो तो ज़ीरो हैं। वैसे करते हैं इनको माइनस होते हैं, बहरहाल छोड़ें, क्योंकि ये हमने किसी के पैसे फंसाए होते हैं ना, बहरहाल इसको छोड़ दें, फिलहाल ये तो है ही नहीं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, जब होगा तो लिख लेंगे ऐसे, मुझे ये बताएं कि हमारी जेब से पैसे निकल कर जेब में वापस कितने दिन में आए, 15 डेज, ठीक है जी। 15 दिन में पैसे हमारी जेब से निकल कर वापस हमारी जेब में आ गए। इसको माइनस के साथ लिखते हैं, लेकिन मैंने इसको जीरो ज्यूम किया, मैंने उधार में चीज़ खरीदी नहीं थी, ठीक है ना, वरना ये माइनस हो जाता है, क्योंकि ये हमारी जेब से पैसे नहीं निकले होते। मिसाल के तौर पे किसी से आपने चीज़ उधार पे खरीद ली है, आपने पैसे नहीं दिए, उससे पैसे समझे ले ली, चीज़ ले ली ना उसने, इसलिए ये माइनस से आता है। फिलहाल इसको छोड़ें, सादा बात कर लें पहले, ठीक है। अब 5 दिन जमा 10 दिन, टोटल कितने हैं, इस 15 दिन को कहा जाता है कैश साइकिल। इसको कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी कहा जाता है, इसको वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है। तो ये जो 15 दिन है, ये जितने ज़्यादा होंगे उतना बेटर है, जितना हायर होंगे, क्या ख्याल है ना, क्या समझ आ रही है, वही रेशो का टॉपिक है, ठीक है। कैश जेब से निकल के जितनी जल्दी वापस आएगा उतना बेहतर है। दिस इज, ये हायर इज बेटर नहीं है, वो प्रॉफिटेबिलिटी हायर बेटर थी, ये क्या है, जितना जल्दी इन्वेंट्री सेल में कन्वर्ट हो उतना बेहतर है। पैसे फंसा लो, इन्वेंट्री बिक ही नहीं रही, पैसे ले, चीजें लेके रख ली हैं, बिक नहीं रही, क्या अच्छी बात है, नहीं, जितना जल्दी इन्वेंट्री सेल में कन्वर्ट हो जाए बेटर, जितना जल्दी डेटर से पैसे रिसीव हो जाए वो बेटर, और जितना मैक्सिमम क्रेडिट ले सकें क्रेडिटर से वो बेटर, जितना मैक्सिमम। ये नहीं कि आपको जितना लेट पैसे दो, उन्होंने कहा 10 दिन में पैसे दे देना, आप 10 महीनों में नहीं दे रहे, सारी मार्केट में आपका नाम बदनाम करेगा, एन चीज देनी उधार थे, पैसे नहीं दे देता। बात समझ आ रही है, ठीक है ना, लेकिन वो बात मैंने फिलहाल की नहीं। तो सादा बात, डेटर डेज जितने कम, क्यों, आपने इधर चीज बेची, 5 दिन बाद पैसे आ गए, देखो ना, ये 100 रुपया जेब से निकल कर वापस आया तो 150 हो गया था, अब ये 150 निकलेगा तो वापस फिर 250 आएगा। बात समझ रहे हो ना, ये साइकिल जितनी दफा रिपीट होगा प्रॉफिट उसके साथ लग लग कर आता रहेगा, तो जितना शॉर्टर हो उतना बेटर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या हम वेरिएबल्स ले सकते हैं, क्या क्या चीजें इसमें मैनेज करें तो ये कम से कम होगा। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करके इन्वेंट्री बेचें और जल्दी से जल्दी पैसे रिकवर करें डेटर के साथ, क्या मतलब, सेल भी हमारी ना इफेक्ट हो और ऐसी टर्म्स पे उसको सेल करें, डिस्काउंट देकर कुछ ऐसा करके जल्द से जल्द पैसे रिकवर करें, और मैक्सिमम क्रेडिट हमें मिल रहा हो मार्केट से, ठीक है। तो ये चीज़ें इंप्रूव कर देती हैं हमारे किसको, वर्किंग कैपिटल साइकिल को। तो ये 4 रेशोज हैं, ये 4 रेशो आपको पढ़ाई हैं, ठीक है। पहली रेशो
डेटर डेज, दूसरी रेशो इन्वेंट्री डेज, तीसरी रेशो क्रेडिटर डेज और चौथी रेशो कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है जी। अभी सही नजर आ रहा है? चल अच्छा जी, आखिरकार चल चुका है प्रोजेक्टर हमारा और हम यहाँ पे थे। किधर थे? यहाँ पे थे। यह आपका टेबल बन रहा था जी, बोले भाई। चले, आपके नंबर 5 अब रेशो आनी है ना जी, बोले। तो सबसे पहले कौन सी, डेटर क्रेडिटर में जो सी मर्जी ले लें। चले, आपने यहाँ पर हेडिंग छोटी सी बना ली होगी, वर्किंग कैपिटल रेशियो ऐसे करके ना, ऐसे येलो से तो नहीं बनानी हेडिंग, आपने ब्लैक से बनानी है ना। अब हिलाते हुए भी डर ही लग रहा है, वैसे बंद ही ना हो जाए। वर्किंग कैपिटल रेशियोज, ऊपर वाली रेशियोज कौन सी हैं जी? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मैंने आपको अर्ज किया कि 4 और रेशियोज हैं, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस से चूंकि रिलेटेड हैं, इसलिए उनको अलग ही कर लेंगे। ठीक है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आप भी ऐसे ही कट पेस्ट करके लिख लें। आप बस लिख लें, कहीं पे ऐसे छोटा सा लिख लें यार, एडजस्टमेंट नहीं, नया पेज नहीं भाई, एडजस्टमेंट कर लेनी है बस। ठीक है। अच्छा जी, अब नंबर 5 रेशियो डेटर डेज। डेटर डेज, डेटर डेज की रेशियो का फॉर्मूला है जी एवरेज डेटर्स। अगेन बैलेंस शीट आइटम आया ना तो एवरेज कर दिया, वरना वही डेटर्स, और अगर एक ही बैलेंस शीट गिवन होगी तो फिर क्लोजिंग डेटर्स। ठीक है ना। एवरेज डेटर्स, अच्छा डेटर्स से रिलेट सेल्स करती हैं, बोलो कौन सी वाली? क्रेडिट वाली, बस ठीक है। डेटर एवरेज डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल्स। ठीक है जी। अब निकाल क्या रहे हो आप? डेज बेटा, परसेंटेज नहीं निकाल रहे, इसलिए मल्टीप्लाई कर दो 365 से, आंसर विल बी इन डेज। ठीक है। एवरेज डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल्स इनटू 365, आंसर इसमें आएगा। ठीक है जी। आप ज़रा काइंडली इसको कैलकुलेट करके दिखाएं दोनों के लिए, पहले खुद ही कर दें। बल्कि पहले इन्वेंट्री डेज। सवाल खामोश है तो सारी सेल्स क्रेडिट ही होंगी, तो 12,000 तो हमारी आ गई सेल्स। उसके बाद डेटर्स की बात करें
तो डेटर्स हमारे पास मौजूद हैं कंपनी एक्स के, ओपनिंग 1900, क्लोजिंग 2400, ठीक है जी। तो 1900 ओपनिंग है, बोलो, और कितने क्लोजिंग है? 2400 क्लोजिंग है, ले डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। ये एवरेज हो गया, डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स कितनी बताई अभी? 12,000 इंटू 365, आंसर इज 65 डेज कर लो ना यार, अगर बिल्कुल क्लोज आ जाए तो फिर पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है, सही है। और वाई के लिए क्या आया आंसर? करें, कैलकुलेट करें, शाबाश। 46 डेज। ओ, कंपनी एक्स तो बेटर है। कंपनी एक्स बेटर नहीं है? जितने ज्यादा दिन लगाएं डेटर्स, हायर इज बेटर नहीं? अभी तक ऊपर तो सारे हायर इज बेटर आ रहे थे, ठीक है। प्रॉफिट जितना हायर उतना बेटर। ये रेशियो हमें क्या बताती है? मैं अंग्रेजी में भी लिखवाता हूं, पहले उर्दू में सुन लो। ये रेशियो हमें यह बताती है कि कितने दिन में हमारे डेटर्स कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जितना हायर उतना बेटर है या जितना लोअर उतना बेटर? जितना लोअर उतना बेटर ना, ठीक है। चलो अब इंटरप्रिटेशन पे आओ और लिखना शुरू करो। इंटरप्रिटेशन वाले सफ़े पे आओ और हेडिंग बनाओ डेटर डेज। शाबाश, जल्दी जल्दी काम करो, लिखें जी। अच्छा, अब यूं नहीं बताना हमने, पहले अगली एक लाइन में ये बताएं, दिस रेशियो टेल्स अस दैट इन हाउ मेनी डेज आवर डेटर्स आर कन्वर्टेड इनटू सेल, कंपनी एक्स डेटर्स आर कन्वर्टेड। बल्कि पहली बात ही बारी बात ऐसी लिखते हैं कि पहली बात भी कवर हो जाए और दूसरी भी। तो लिखें, डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। बात आ गई ना सारी, जो हम पहले बता रहे थे कि जी ये बताती है रेशो कि कैश में कितनी जल्दी हमारे कितने दिनों में हमारे डेटर्स कैश में कन्वर्ट होते हैं। तो वही बात पहले जुमले में लिख दी हमने, ठीक है, ठीक है। डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन 65 डेज। डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश in 65 days as compared to 46 days for company Y. Debtors of company X are converted into, साथ वाले को मत देखो ना, दोबारा सुन लो। Debtors of company X are converted into cash in 65 days as compared to 46 days for company Y. Therefore, company Y is better. Therefore, company Y is better. Enough है भाई ये बात, ठीक है ना? सारी बातें इसके अंदर आ गई, ठीक है। इधर देखें, ये क्या है? हो सकता है पिछले साल से इस साल में कंपनी वाई उल्टा ज़्यादा टाइम ले गई हो और कंपनी एक्स ने इम्प्रूवमेंट दिखाई हो, और हो सकता है ओवरऑल इंडस्ट्री 20 दिन के अंदर पैसे रिकवर कर लेती हो, तो दोनों ही नूरे। तो ये जुमला यहाँ भी आ सकता है जो पिछली 4 रेशोज में आ रहा था। तो अगला जुमला लिखें, हाउएवर इट इज़ बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज एंड एंटिटीज ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। However, it is better to compare ... अगली बात लिखी हुई है ना पहले। However, मैं बोल बहरहाल पूरी रहा हूँ, आप पूरी लिखे ना। However, it is better to compare these results with industry average and entities own performance over the years. Copy paste है जुमला पहले रेशो वाला। अच्छा सुने, अगर पर्चे के अंदर वो इंडस्ट्री एवरेज दे तो फिर ये नहीं कहना हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स इन इंडस्ट्री एवरेज, बल्कि फिर उसे कंपेयर करके बता देना है कि जी ये एक्स और वाई में देखा जाए तो वाई बेटर है, लेकिन इंडस्ट्री से दोनों ही लोअर हैं।
ठीक है, ऐसे करके बोलना है। बाकी और भी एक आधी बात मैं आपको लिखवाऊंगा जी, काफ़ी है ये, ठीक है। इसके बाद 2 लाइनें खाली छोड़ दें, अच्छी कोई 1-2 बातें मैं फिर लिखवाऊंगा आने, अभी बेस ये मिनिमम थ्रेश होल्ड है, इतना का नॉलेज होना चाहिए आपको। पासिंग मार्क्स रेशो में 10 नंबर का सवाल है तो 5 नंबर आ जाएं, इतना का नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है ना। और ये सेफ साइड पे रहते हुए इतना काफ़ी है। लेकिन अभी ये जब प्रैक्टिस हम कर रहे होंगे ना, ठीक है, अभी आज मैंने कोशिश करके ये रेशोज़ को ये इतनी रेशो करनी है, ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको पास्ट पेपर्स होमवर्क पे दूंगा, आप लिख के आएंगे, आप कंपेयर करेंगे उसको। ये वाला एसी बंद कर दिया, आप कंपेयर करोगे उसको सोल्यूशन से, आपको यार ये क्या तो बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। तो अगले दिन फिर हम 1 या 2 सवाल इसी तरह से डिस्कस करके फिर बाकी रिवीजन चलाते रहेंगे। ऐसे ही फिर 1-2 सवाल, ताकि रेशोज भी एंड तक जाते जाते एक तो साइड पे ना लगे, चलो यार हो गया बस साइड पे रख दो, नहीं, इसकी प्रैक्टिस होते होते ये भी तैयार हो जाए एंड तक और हम रिवीजन भी कर लें, ठीक है ना। तो जब वो बातें कर रहे होंगे तो उसके अंदर एक एक लाइन की कोई अच्छी 1-2 बातें जब मिल जाएंगी, तो ये जहाँ पे मैंने आपको 2 लाइन छुड़वाई हुई ना हर रेशो की इंटरप्रिटेशन में, वो भी आप यहाँ पे आके ऐड कर देंगे। तो ये आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम नाइट के लिए एक अच्छी रिवीजन होगी। बल्कि जब भी कभी आपने जब रिवीजन के लिए बैठे हैं, ठीक है, तो आपने पास पेपर्स को अटैम्प्ट करना शुरू करना है, उससे पहले आपने इंटरप्रिटेशन वाला सफ़ा खोल के एक दफ़ा देख लिया, उसके अंदर हर रेशो के 4-4 पॉइंट्स वो जो आपने अपने हाथ से लिखे, बार बार लिखे, तकरीबन याद है, वो आपके अंदर से गुजर गया, आपको रिवीजन हो गई। तो 100% तो बिल्कुल वैसा सोल्यूशन आपका नहीं होगा जैसा ICAP का होता है, लेकिन आपके सोल्यूशन के अंदर अच्छी काम की इतनी बातें होंगी कि 60-70% मार्क्स आप स्कोर कर लें। और एट द सेम टाइम आप ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे होंगे उस पर, आप जल्दी से रेशो कैलकुलेट करेंगे, 2 से 3 पॉइंट जो आपके जहन में, बस वो लिख कर आगे चलते जाएंगे, ठीक है ना। वो मैं आपको वैसे अर्ज किया है कि ये समुंदर की तरह से है टॉपिक, ये तो फिर बात फैलाते जाओ तो फैलती जाएगी, लेकिन हमारी लिमिटेशन है पेपर का टाइम और इसके मार्क्स, ठीक है ना। वो सिनेरियो बेस्ड सवाल आ जाए, 50 नंबर का ये सवाल हो, बैठ के फिर खुला 1.5 घंटा लिखें, फिर जो दिल में आए लिखें, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। तो 10-12 नंबर का सवाल से ज़्यादा आता नहीं है रेशो का, ठीक है। तो फिर बाकी मैं देख लूँगा, हो सकता है प्राइस अर्निंग रेशो भी इधर डाल के EPS को मिक्स करे या जो भी करे, वो मैं देख लूँगा, पॉसिबिलिटी हुई तो आपसे डिस्कस कर लूँगा। वरना रेशो का टॉपिक के अंदर आप पास पेपर्स देख लेंगे, इतने के नंबर का सवाल आता है, कभी कभी ज़्यादा भी आ जाता है, लेकिन अगेन काम उसी तरह से ज़्यादा होता है फिर, ठीक है। 8-10 रेशोज़ निकालनी हो, उसकी इंटरप्रिटेशन करनी हो, तो कितना को टाइम है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई। चलो फिर नेक्स्ट रेशो है इन्वेंट्री डेज। हाँ जी, इन्वेंट्री डेज अब आप ही रेशो बना दें, एक तो मैंने बना दिया, आप खुद ही फॉर्मूला इसका बना दें, खुद ही कोशिश करके बताएं। हाँ जी, एवरेज इन्वेंट्री होगी ऊपर और डिवाइड किससे करेंगे, है एवरेज इन्वेंट्री ऊपर और एवरेज स्टॉक नीचे, एक ऐसी बात है। इन्वेंट्री कहाँ पड़ी होती है यार, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। देखो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री तो उठा ली बैलेंस शीट से, वो तो आ गई। स्टॉक इन्वेंट्री कहाँ पड़ा होता है इनका, हाँ, तो बस कॉस्ट ऑफ सेल्स से डिवाइड करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। 7 फॉर्मूले याद होते जाए ना, ठीक है। लेकिन ये थोड़े से अब मेमोराइज करने पड़ेंगे, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। जल्दी करें आप, जल्दी से मुझे ये दोनों रेशियोज कैलकुलेट करके दें। हो गया कैलकुलेट। कॉस्ट ऑफ सेल 9330 है, ये सेम रखा हुआ है हमने। इन्वेंट्रीज ओपनिंग 1600, क्लोजिंग 4200 मेरी कंपनी का, आपकी कंपनी तो वाई है ना, ठीक है जी। एवरेज इन्वेंट्री लेनी है, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग कितना, ओपनिंग 1600, क्लोजिंग 4200, इनको डिवाइड कर दें 2 से, और अगर एक ही बैलेंस शीट होगी तो फिर 4200 ही, क्लोजिंग 42 है ना, फिर 4200 ले लेते ऊपर, ठीक है ना। बार बार ये बात कर रहा हूँ, अब तो याद हो जानी चाहिए। डिवाइड बाय 9330,
113 दिन, 113 पॉइंट कितना है, 455 हुआ, 5 कर लो, 114। कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, एक आध दिन से फर्क काफी होगा इन दोनों का इंटरप्रिटेशन जी। लो भाई, कमाल हो गया। कंपनी एक्स तो छाई हुई है, बेहतर है कंपनी एक्स, छाई हुई है कंपनी एक्स। कंपनी एक्स इन्वेंट्री को रख के वो पुराना करके बेचती है, सही है। इतनी है लकड़ी जितनी पुरानी उतनी अच्छी। भाई इन्वेंट्री ये क्या हो गया है, ऐसी को बात भी नहीं कही उन्होंने कि स्पेसिफिक नेचर को इसकी है। तो भाई जितनी जल्दी इन्वेंट्री सेल में कन्वर्ट हो उतना बेहतर है। तो कंपनी वाई हमारी बेटर है, और समझ आ रही है। अच्छा, अब मैं तो कहता हूँ इंटरप्रिटेशन भी आप बना सकते हैं वैसे तो, लेकिन चलो इंटरप्रिटेशन पे आओ। 4 लाइनें पिछली में, 2 लाइनें पिछली में, 3 छोड़ देनी है, ठीक है ना। पिछली इंटरप्रिटेशन जहाँ खत्म किया है ना, 2-3 लाइनें छोड़ के अगली हेडिंग बनाए, इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री डेज हाँ भाई, क्या जुमला बनेगा आप ही बताएं। इन्वेंट्री ऑफ कंपनी एक्स इज कन्वर्टेड इनटू सेल इन 114 दिन एज कंपेयर टू 53 दिन ऑफ कंपनी वाई, देयरफॉर कंपनी एक्स इज बेटर। चलो फिर लिखो, अब लिखो लिखो लिखो। इन्वेंट्री ऑफ कंपनी एक्स इज कन्वर्टेड इनटू सेल। ये पहले जुमले में हम सारा कुछ ही बता देते हैं, ठीक है ना, कि ये रेशो क्या बताती है, और फिर साथ ही बेटर, क्योंकि आगे भी 1-2 बातें हमने लिखनी है अभी इसके अंदर। तो लाइन जितनी कम से कम, ये लंबे ऐसे कोई गिटों से ना आपके थोड़े नंबर मिलते हैं कि पहले आप लाइन में ये बताएं ये रेशो ये बताती है, फिर कंपनी एक्स की ये रेशो आई, फिर कंपनी वाई की ये रेशो आई, फिर देयरफॉर 3 पॉइंट्स के बाद चौथा पॉइंट ये वाली बेटर। नहीं भाई, एक लाइन में लिखो, सारी बात खत्म। लिखो इन्वेंट्री ऑफ कंपनी एक्स इज कन्वर्टेड इनटू सेल इन 114 डेज, 114 दिन in 114 days as compared to 50 days for company Y. Therefore company Y is better. Therefore company Y is better. Point 2 लिखें, however it is better to compare these results, डॉट डॉट लगा दिया करें। अब बस पर्चे में भी डॉट डॉट ना लगाना, पर्चे तक ये बस बात आप हर बार बोल दिया करें, याद होती जाएगी, ठीक है ना। However, it is better to compare these results with industry average and entry's own performance over the years. अच्छा, ये बात सुन लें, मैं बार बार कह रहा हूँ ये मिनिमम है। अभी हम इसके ऊपर ज़ाहिर है पासिफिक की डिस्कशन करते हुए बातें और हमारे जहनों के अंदर आएंगी, ठीक है ना। लेकिन पर्चे तक जाते जाते 2 बातें ये और तीसरी एक आधी और याद रहनी है, बाकी तो डिस्कशन सारी भूल ही जाती हैं आपको। तो इतनी बात तो याद हो जाए जिससे आप कम अज़ कम पासिंग मार्क्स तो अचीव कर ही सकें इसमें, ठीक है ना। ओके जी, अब है क्रेडिटर डेज। अब इसकी आप ही बनवा दें मुझे रेशो, आप ही फॉर्मूला आप ही बनवा दें। एवरेज क्रेडिटर्स ओवर जी, ओवर क्रेडिट परचेजेस। चलो भाई जल्दी करो। जी क्या हुआ, क्यों चुप कर गए आप, क्या हुआ, परचेजेस नहीं मिल रही। ओह माय गॉड, परचेजेस ही नहीं मिल रही, ओहो। अगर परचेजेस ना मिले तो बस मुंह चुक के नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल ले लेनी, हर मुमकिन कोशिश करनी है कि परचेजेस निकालें। यार अभी तो डायरेक्ट मेथड करके आए हो, इन्वेंट्री का लेजर बनाते थे, ओपनिंग क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, तो परचेज निकल आती है कि नहीं निकल आती। इन्वेंट्री ओपनिंग भी अवेलेबल है, क्लोजिंग भी अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ सेल भी अवेलेबल है, लेजर बनाओ, परचेजेस निकालो। हाँ, अगर इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग ना होता तो फिर मजबूरी के दर्जे में कॉस्ट ऑफ सेल ही ले लेते हम इस रेशो में, लेकिन अभी कोई मजबूरी नहीं है, हम इन्वेंट्री के लेजर को बनाकर परचेजेस की फिगर निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। ये देखो
कंपनी एक्स के लिए जी, इन्वेंट्री एक्स कंपनी की क्लोजिंग कितनी थी, ओपनिंग कितनी थी 1600 और क्लोजिंग 4200, 1600 और 4200। उसके बाद इन्वेंट्री के लेजर में डेबिट साइड पे परचेजेस आती हैं और क्रेडिट परचेजेस देख लेंगे, और क्रेडिट साइड पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आती हैं। सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल गिवन थी जी, कॉस्ट ऑफ सेल 9330 है, तो 11 ये परचेजेज आ गई हमारे पास। ठीक है जी, ओके। तो मुमकिन कोशिश, हर मुमकिन कोशिश करनी है इन्वेंट्री परचेज की फिगर निकल आए। अच्छा, अगर ना होता डाटा, इन्वेंट्री ना गिवन होती अगर मिसाल के तौर पे, तो फिर हम नहीं निकाल सकते थे ना परचेज। फिर मजबूरी के दर्जे में ये लिख लेना हो आपने, तो लिख लेना कि हमने कोशिश करनी है कि परचेजेस निकल आएँ। अगर ना निकल सकें तो फिर मजबूरन कॉस्ट ऑफ सेल को भी लिया जा सकता है इस रेशो में। ठीक है ना, ओके। अच्छा चलिए जी, 11930 आ गया, तो 11930 ये आपने एक छोटी सी वर्किंग की है। वर्किंग का कोई भी नंबर आप लगा देंगे जो नंबर होगा आपके पास। ठीक है, एवरेज क्रेडिटर्स तो निकाल देना, वो तो निकल सकते हैं। क्रेडिटर्स 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 क्रेडिटर्स, ये ट्रेड पेबल्स को क्रेडिटर्स कहते हैं, पता है ना। ट्रेड पेबल्स ओपनिंग 1800, क्लोजिंग 3200। ठीक है, तो 1800 जमा 3200 बटा 2 इंटू 70। दूसरे अच्छा जी, ये रेशो ना सबसे खतरनाक रेशो है। देखो वैसे 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 ज़रा बात करें तो इसमें हायर बेटर होगा कि नहीं? नहीं, देखो ना, वैसे वैसे अगर आम बात करें तो हमने किसी के पैसे देने हैं, तो जितना ज़्यादा टाइम मिल जाए उतना बेटर है कि नहीं? आपने चीज़ उधार पे उठाई और आगे बेच दी कैश में, आगे से पैसे आए तो उसको भी दे दिए, कितना ज़बरदस्त काम है, आपकी जेब से कुछ निकला ही नहीं। ये बात है ना, यानी क्रेडिटर तो जितना ज़्यादा टाइम मिल जाए क्रेडिटर से उतना बेटर है। ये बात समझ आती है? ये बात तुम्हें नहीं समझ आ रही? तुम्हें नहीं समझ आ रही जुनैद? जितना ज्यादा टाइम हमें देगा हो सकते वो मुंह बना के बैठो। नहीं नहीं, वो बात मैं बाद में कर रहा हूँ, अभी मैं मुंह बनवाता हूँ उसका, अभी मुंह बनवाता हूँ उसका। बात सही कर रहा है ये, ठीक है। देखें, मैं पहले अभी ये कह रहा हूँ कि वैसे बात कर रहा हूँ अभी, वैसे कि जितना ज़्यादा टाइम मिल जाए उतना बेहतर है, मिल जाएगी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बज़ाहिर तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं लो जी, कंपनी एक्स इज़ बेटर। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा देर किसी का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कंपनी वाई, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा अच्छा मैनेज होगा ना इनका। बगैर पैसे लगाए चीज़ें आ चुकी हैं और वो आगे गई हुई हैं, आगे से हो सकता है डेटर जो हैं वो जल्दी पैसे दे दें इनके, बल्कि नज़र भी आ रहा है 65 दिन में डेटर्स पैसे दे देते हैं। आपने चीज़ खरीदी, पैसे नहीं दिए, चीज़ खरीदी, पैसे नहीं दिए, आगे बेच दिया आपने, 65 दिन में उन्होंने पैसे दे दिए आपको, आपने 2-4 दिन और रख के वो पैसे फिर क्रेडिटर को दे दिए। तो बेहतर तो यही है जितना ज़्यादा टाइम हो, जितना ज़्यादा टाइम हो उतना बेटर है वैसे तो, ठीक है। लेकिन हमने कभी भी इस रेशो के अंदर ये नहीं कहना, ये सबसे खतरनाक रेशो इसलिए कह रहा था, ठीक है ना। हम ये तो ज़रूर बताएंगे कि ये रेशो क्या बताती है कि कंपनी एक्स अपने क्रेडिटर्स को कैश पे करती है 77 दिन में एज़ कम्पेयर टू कंपनी वाई। लेकिन अगली बात नहीं लिखेंगे देयरफॉर कंपनी वाई इज़ बेटर या एक्स इज़ बेटर, बल्कि ये कहेंगे हाउएवर एनी डिसीजन विल बी मेड
आफ्टर कंसिडरिंग क्रेडिट टर्म्स, आफ्टर कंसिडरिंग क्रेडिट टर्म्स या आफ्टर कंसिडरिंग क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय द क्रेडिटर। क्या मतलब, अगर उसने 60 दिन दिए हुए हैं, आप 77 में दे रहे हो पैसे वापस, तो फिर भाई बहुत गड़बड़ है। इस बार तो उधार दे दिया, अगली बार ना इसने देना ना मार्केट में किसी और ने देना है। आप ये जा जाके लोगों को कहेगा कि इसको आपने उधार दे दिया ना, तो ये तो आपको रुलाएगा, ठीक है। या तो वो मुंह बना के बैठा होगा ना, जो मुंह बना के बैठेगा वो मुंह बना के बैठा होगा क्रेडिटर, जिसने 60 दिन का टाइम दिया था और आप उसको 77 दिन में पे कर रहे हैं। अगर उसने 60 दिन का टाइम दिया है और आप उसको 60 दिन में ही पैसे दे दें, तो उसको मुंह बनाने का कोई राइट नहीं है। ये बात समझ आई है? तो अगर तो सवाल में क्रेडिट टर्म्स गिवन हो तो आप बताओगे कि क्रेडिट टर्म्स से ऊपर चला गया है, गुडविल खराब हो रही है, अगली बार नहीं क्रेडिट मिलेगा। और अगर क्रेडिट टर्म्स नहीं गिवन है तो फिर रोप झाड़ने वाली लाइन कि हम डिसीजन तभी लेंगे। हायर इज बेटर नहीं कहना, बस इस रेशो के अंदर हायर को बेटर नहीं कहना। क्लियर है ये बात? तो लिखो इंटरप्रिटेशन। Company X pays to its creditors in 77 days. Company X makes payment to, यूं कर लें, या pays to its creditors, जैसे मर्जी दिल करे। Company X makes payment to its creditors in 77 days. In 77 days, as compared to 61 days, as compared to 61 days taken by company Y। ठीक है, कॉमा लगा के आगे लिखें however, और फिर कॉमा लगाएं। however any decision shall be made, however any decision shall be made after considering, however any decision shall be made after considering credit period allowed to each company। however any decision shall be made आफ्टर कंसिडरिंग क्रेडिट टर्म्स भी काफ़ी था, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है, हाउएवर इट इज़ बेटर टू, हाउएवर एनी डिसीजन शैल बी मेड आफ्टर कंसिडरिंग क्रेडिट पीरियड अलाउड टू ईच कंपनी। हम सेफ साइड पे रहे, ठीक है। और ना ही इसके अंदर आप ये लिखने की जरूरत है इट इज़ बेटर टू कंपेयर दीज रिजर्व विद इंडस्ट्री एवरेज एंटिटीज, बस ज़्यादा बात ही यही है। देखो बड़ा नाजुक मामला है, आपका नाम है, आपके नाम का मसला है मार्केट के अंदर। तो अगर आप क्रेडिट पीरियड अलाउड से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो फिर ये आपकी गुडविल को हैम्पर कर रहा है। आप कारोबार करने बैठे हैं भाई, अगर आपका एतमाद ही लोगों के अंदर ख़त्म हो गया तो फिर आपसे कारोबार नहीं होना। बिग चीज़ उधार पे रही है, आगे उधार से मिल नहीं रही है, तो ख़रीद आप कैश पे रहे हो, आगे दे उधार पे रहे हो, तो फिर तो आपको बस वर्किंग कैपिटल मैनेज ही करना मुश्किल हो जाए आपके लिए, ठीक है ना। तो क्रेडिटर की रेशो के अंदर हायर इज़ बेटर नहीं कहना, हालांकि दिल के अंदर आपके बात यही है कि हायर बेटर ही होता है, लेकिन बेसिकली ना हम कोशिश ये करते हैं कि हम देखो हमारी कोशिश क्या होगी, वर्किंग कैपिटल मैनेज करने वाले आप जब अकाउंटेंट बैठे होंगे, अकाउंट्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर आप बैठे होंगे, जब किसी कंपनी में आप वर्किंग कैपिटल मैनेज करना चाहते हैं तो आप अपने सेल वालों को कहेंगे यार कोशिश करो कि सेल जल्दी, इन्वेंट्री जल्दी सेल में कन्वर्ट हो जाए। फिर आप कहोगे यार डेटर से ऐसी टर्म्स निगोशिएट करें कि वो जल्दी से जल्दी पैसे ले आए, जल्दी जल्दी पैसे ले आए, और क्रेडिटर से ऐसी टर्म्स हम निगोशिएट कर लें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उससे हम ले लें, ठीक है ना। तो ये इसलिए क्रेडिटर की रेशो के अंदर हम ये तो कह सकते हैं कि क्रेडिट टर्म्स हम मैक्सिमम ले लें, जितना हो सके किसी से भी क्रेडिट पीरियड ले लें, लेकिन बगैर क्रेडिट टर्म्स के सामने होते हुए हम हायर लोअर नहीं कह सकते बेटर, ठीक है ना। क्लियर है ये बात। और अगली रेशो है जी वर्किंग कैपिटल साइकिल। इसको कैश साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं। और ये रेशो तो अब आपको पता लग ही चुकी होगी कि क्या है इसका फॉर्मूला, बोलो बोलो बोलो, डेटर डेज
प्लस इन्वेंट्री डेज लेस क्रेडिटर डेज। ठीक है जी, और आंसर इसका डेज में ही होगा क्योंकि डेज ही हैं सारे। ठीक है, चलें फिर, ये तो अब कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपकी ऊपरी रेशियोज के अंदर इनका आंसर गिवन है। हाँ जी, डन। ये सिंपल था, बिल्कुल सिंपल। ऊपर डेज गिवन है जी। अब मैं अपनी कंपनी के निकालता हूँ डेज। तो 65 प्लस 114 माइनस 77 आंसर आता है 102 दिन। और दूसरे, अब देख लो ना कि ज़्यादा बेटर कौन है, ज़्यादा बेटर कौन है। क्यों आप शक में क्या पड़े हुए हैं? ज़्यादा बेटर कौन है? एक्स ज़्यादा बेटर नहीं है? नहीं भाई, मैंने अभी बताया था कैश साइकिल का मतलब ही क्या है, जेब से पैसा निकल के वापस जेब में आया। तो ये जितना लेट हो जाएगा ये उतना गड़बड़ हो जाएगा मामला, ज़्यादा देर तक पैसा फंसा रहेगा मुख्तलिफ जगहों पे, तो भाई फिर हम आगे दोबारा से चीज़ें खरीद के दोबारा इस साइकिल को नहीं ना चला सकते। ठीक है, तो भाई इसका मतलब ये है कि कैश ऑपरेटिंग साइकिल कंपनी एक्स का 38 डेज है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा बेटर मैनेजमेंट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल की। ज़्यादा बेटर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जल्द अज जल्द इन्वेंट्री को बेच लेते हैं, जल्दी से जल्दी डेटर से पैसे रिकवर करते हैं, और मैक्सिमम पीरियड जो है ये क्रेडिटर से भी ले रहे हैं। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल की इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी डिफरेंस ही है। ज़रा लिख लो फिर, अब लिखो। वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश साइकिल, ठीक, वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑफ कंपनी एक्स इज 102 डेज। इसका मतलब आगे बताऊंगा ना मैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑफ कंपनी एक्स इज 102 डेज एज कंपेयर टू 38 डेज, एज कंपेयर टू 38 डेज फॉर कंपनी वाई, which means that company Y is better, बल्कि यूं लिखें, which means company Y is managing its working capital more efficiently, which means company Y is managing its working capital more efficiently. Full stop. अगली लाइन आपकी फेवरेट, however it is better to compare these results। क्रेडिटर में हमने नहीं कहा था ये, क्योंकि क्रेडिटर के अंदर इंडस्ट्री छोड़ो, आप अपनी टर्म्स देखो, आपने क्या टर्म्स एग्री करा ली, बस उनको मीट करना है, वरना आपका नाम खराब होगा। ठीक है, तो however it is better to compare these results with इंडस्ट्री एवरेज एंड इट्स ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। यहाँ पे भी आ गया। एक दो लाइनें इसमें भी छोड़ दो, इसमें तो बल्कि 3 लाइनें छोड़ दो। ठीक है, बस मैं ये चाह रहा हूँ ना कि यार आपके ये जो 3-4 सफ़े बने इंटरप्रिटेशन के, बस ये आपके नोट्स से बन जाएं, आपके टॉपिक की ये रिवीजन हो, आप ये ओपन करें, आपको सारा कुछ वो अपने हाथ से लिखा हुआ समझ के वो सामने आए, बस पासिंग मार्क्स इससे इंशाल्लाह सुकून से आ जाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं लिखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा खतरे। अब देखो ना कितना आसान टॉपिक है, समझ आता जा रहा है। तो यही आसानी ही आगे वबाल बनती है, जब सारा कुछ समझ आ रहा था ना, अल्लाह भाई आ गया अपना टॉपिक, आ जाओ भाई बाजू शाजू ऊपर आगे। रेशोज को तो मैंने कम से कम 5-6 सबों के ऊपर तो इंटरप्रिटेशन लिखूंगा, पता तो लगे उसको को बंदा तैयारी करके आया है, वो फिर दूसरे पेपर का कबाड़ा निकल जाता है। अच्छा जी, अब एक थोड़ा सा काम है ज़रा माजरत के साथ,
वो क्या है, ये जो मैंने डेज वाली रेशियोज निकाली हैं, इनका एक और तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है और बोला जा सकता है, ठीक है। और वो ज़रा देख लीजिए एक बार तवज्जो से, इत्मीनान से और ध्यान से। ये डेटर डेज हैं, बोलो। अच्छा, अब इसी रेशो को मैं एक और तरीके से प्रेजेंट करने लगा हूं। रेशो तो वही होनी है जाहिर है, लेकिन थोड़ा सा तरीका और होगा बोलने का, परखने का। तो नंबर 9 रेशो है डेटर टर्नओवर। डेटर, अच्छा अब इधर देखो, देखो जरा सबकी तवज्जो इधर हो, प्लीज 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 प्लीज, कोई ना लिखे, इधर देख लें एक दफा। ऊपर वाली रेशो नजर आ रही है ग्रीन वाली? अब जरा देखिएगा, डेटर टर्नओवर, तो रेशो को कर दो टर्नओवर। जुगाड़ बता रहा हूं, ऐसा थोड़ी हम 7 रेशो याद करने बैठ जाएंगे। हमने तो एक डेटर वाली रेशो याद की थी, बाकी अगली भी इसी हिसाब से बना ली थी। तो हम इतने अच्छे थोड़े ही हैं कि हम फिर ये रेशो आगे याद करने बैठ जाएंगे। बस ठीक है, डेटर डेज वाली रेशो याद रखनी है बस। डेटर टर्नओवर है तो रेशो को टर्नओवर कर दो। क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज डेटर्स, ठीक है जी। और इसको मल्टीप्लाई बाय 365 नहीं करना, ये टाइम्स में आंसर देगी। टर्नओवर वाली सारी रेशो टाइम्स में आंसर देती हैं। अभी हम पीछे एसेट टर्नओवर देखकर तो आ रहे हैं, ठीक है। नेट सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, पर ₹1 इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कंपनी एक्स इतनी सेल जनरेट करती है, टर्नओवर, ठीक है ना। तो वो टाइम्स में होता, उसका आंसर क्या किस में था? टाइम्स में। तो इसका आंसर भी क्या है? टाइम्स में, ठीक है जी। तो फर्क समझ आया थोड़ा सा? तो डेटर टर्नओवर रेशो जब आ जाएगी तो आपने बस क्या करना है, आपने अपनी रेशो को टर्नओवर कर देना है, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई बाय 365 नहीं करना, इसका आंसर लेना है हमने टाइम्स में, ठीक है। अब मैं क्यों जाऊं दोबारा सवाल के अंदर, सारा कुछ तो सामने अवेलेबल है ऊपर, ठीक है। 12,000 अवेलेबल है, ओके, और 1900 भी अवेलेबल है, ऊपर लिखा हुआ देखो डेटर्स एवरेज, प्लस 2400 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी, इज इक्वल टू 5.6। दूसरे का कितना है? दूसरी की कितनी रेशो, ताकि मेरा राउंड कर लूं, मेरा दिल कर रहा है 8। चलो तो इसको 6 टाइम्स कर लूं, 6 टाइम्स, और दूसरा कितना है जी? एग्जैक्ट 8 है, 8 टाइम्स। लो भाई लो भाई लो भाई लो भाई, सबकी तवज्जो सबकी तवज्जो, सबका ध्यान, सबकी तवज्जो सबका ध्यान, सबकी तवज्जो। अभी मैं बता के आया हूं आपको, इधर देखो, लोअर इज बेटर, क्या ख्याल है? लोअर इज बेटर, लोअर इज बेटर, ये क्या बात हुई? वही डेटर वही सेल, रेशो बदली तो डिसीजन बदल गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कोई गड़बड़ है। नहीं जी नहीं, असल पता है मामला क्या है, रेशो उल्टाई है ना, तो यहां पर रूल भी उल्टा दो, ठीक है। वहां पे लोअर इज बेटर था तो यहां पे हायर इज बेटर है। अब वजह बताता हूं क्या, ये रेशो पता है क्या बताती है हमें? ये रेशो ये बताती है कि कितनी दफा हमारे डेटर्स सेल में कन्वर्ट होते हैं, सॉरी डेटर्स कैश में, कितनी दफा हमारे डेटर्स साल में कैश में कन्वर्ट होते हैं। तो ये इस रेशो को बताने का एक डिफरेंट तरीका था। यहां पे हमने क्या बताया था, कितने दिनों में डेटर पैसे दे जाते हैं, और यहां का कह रहे हैं कितनी दफा साल में पैसे दे के जाते हैं। तो दिन जितने कम उतने बेटर, और टाइम्स जितना ज्यादा उतना बेटर हुआ ना। ये इसकी वाई के डेटर्स साल में 8 बार पैसे देने आते हैं और एक्स के डेटर साल में 6 बार आते हैं, तो कौन बेटर है? ठीक है ना। तो अगर आपने रेशो उल्टाई है तो फिर यहां रूल भी उल्टा देना, ठीक है ना। ये ना हो कि यहां पे भी लोअर इज बेटर को खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, यार इधर वाई बेहतर था, इधर आके एक्स बेहतर हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां पर बता रहे थे हम इतने दिनों में पैसे देने आते हैं, यहां पे कह रहे हैं इतनी दफा आते हैं साल में। ये बात समझ आई है? तो बस आसान सी बात ही थी। तो जल्दी से इसकी इंटरप्रिटेशन पे जाओ।
बल्कि ऐसा करो, इधर देखो, इधर देखो, चलो पहले की लिख लो, लिखो 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 लिखो, साथ पता लग जाए ना कि ये रेशो बताती क्या है, ठीक है। लेकिन हमने तो एक जुमले में ही सारी बात करनी होगी ना। डेटर, वो जो आखिरी वर्किंग कैपिटल के नीचे 2-3 लाइनें छोड़ दी है ना, चलो उसके बाद आगे बढ़े। डेटर टर्नओवर लिखो, डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश 6 times इन अ ईयर। ऊपर ईयर की सेल्स है ना, और पूरे ईयर के डेटर्स हैं एवरेज करके, ठीक है ना, तो साल के ही रिजल्ट आएगा ना ये, ठीक है। जैसे इसको 365 पूरे साल से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो जी क्या लिखवाया था मैं, हाँ, डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश 6 times इन अ ईयर एज कंपेयर टू डेटर्स ऑफ कंपनी वाई एज कंपेयर टू डेटर्स ऑफ कंपनी वाई विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश 8 times इन अ ईयर। ज़रा ऐसे लिखना पड़ा माजरत के साथ, बाकी तो काम चल रहा था, ज़रा दोबारा लिखना पड़ा, ठीक है ना। डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश 6 times इन अ ईयर एज कंपेयर टू डेटर्स ऑफ कंपनी वाई विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश 8 times इन अ ईयर। देयरफॉर कंपनी वाई इज बेटर, क्योंकि जितनी ज्यादा दफा कैश में कन्वर्ट होंगे उतना बेहतर है, ठीक है। अगला पॉइंट, हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर वाला भी लिख लो, हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर डॉट डॉट डॉट, जगह भी बचानी है ना अब, बस ठीक है। हाउएवर इट इज, पहले मैं बोल पूरा देता हूँ फिर, ताकि आपको याद भी हो साथ। हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज एंड एंटिटीज ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। अच्छा, अब भाई पर्चे में क्या करेंगे, पर्चे में कौन सी रेशो निकालेंगे अगर वो वर्किंग कैपिटल कह दे। इधर देखें, अगर पर्चे में वो खामोश रहे कि कौन सी वाली वर्किंग कैपिटल रेशोज निकालनी और कहे बस ये कह दे बस वर्किंग कैपिटल रेशोज निकालो, तो ऊपर वाली 4 रेशोज वर्किंग कैपिटल रेशो खत्म हो चुकी हैं। यानी कि ये टर्नओवर रेशोज का स्पेसिफिकली कह ना दे तब तक आपने कैलकुलेट नहीं करनी। या यूं भी हो सकता है वो कह दे वर्किंग कैपिटल रेशोज कैलकुलेट करो और नंबर दे दे 12-13, तो फिर थोड़ी सी ज्यादती होगी जरा। अगर आप सिर्फ ऊपर वाली 4 कर दें फिर टर्नओवर वाली रेशोज भी कैलकुलेट कर देना। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब तक सवाल स्पेसिफिकली खुद से कह ना दे आपने टर्नओवर रेशो की तरफ नहीं आना, बस खामोश है। कह रहे वर्किंग कैपिटल रेशोज निकालो, खत्म 4, ठीक है। या कह दे सवाल के अंदर डेटर की रेशो निकालो, डेज वाली निकालना, ठीक है। डेटर डेज कह दे, डेज वाली निकालना। डेटर टर्नओवर डेज कह दे, डेज आ गए ना, डेज की तरफ चले जाओ। सिर्फ लिख दे डेटर टर्नओवर रेशो निकालो, तो फिर इस तरफ आना है, वरना इस तरफ आने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये बात, सही है। चलो अच्छा जी, अब अगली दोनों रेशोज आप कैलकुलेट करेंगे, पता है आपको कौन कौन सी, इन्वेंट्री टर्नओवर और क्रेडिटर टर्नओवर। और दूसरी बात, इसकी इंटरप्रिटेशन भी आप लिखेंगे, मुझे पता है लिख लेंगे। चले 2 मिनट है आपके पास, नकदो नकदी तैयारी करें ना। माजरत ही ज़्यादा बैठना पड़ रहा है मुझे आजकल, थोड़ा सा आपको पता ही है, पढ़ाई हो रही है हमारी, गड़बड़ हो गई थी ज़रा तबीयत मेरी, बेहतर है। लेकिन क्लासें पूरी कर दी हैं ना मैंने, रेस्ट की बजाय क्लासें वही 5-6 चल रही हैं, तो फिर थोड़ा सा जहाँ तक हो सके बैठ जाओ। इस टॉपिक में तो बैठा जा सकता है ना जी। अच्छा जी, कल आपने पास पेपर तो डिस्कस, मतलब पास पेपर तो हमने डिस्कस करना ही है, साथ के साथ कल ना आपने IAS 16 को भी पूरा पढ़ के आना है और IAS 36 को भी, ताकि उसमें से जो जो मसाइल हैं आप निकाल के। अच्छा बहुत, वैसे मैंने 5 ही डिस्कस करने हैं, लेकिन चूंकि मैं रेशोज़ के साथ ही शुरू कर रहा हूँ, इसलिए इतना कोई टाइम गुंजाइश बन जाएगी
कि 20-25 मिनट रेशो का 1 या 2 सवाल डिस्कस करेंगे और बाकी का घंटा 1.5 घंटा रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलें आइए 16 के साथ साथ कोई शायद और ना भी हो सके डिस्कस, लेकिन स्पैन बढ़ गया ना, स्पैन बढ़ गया, साथ साथ रेशो साथ साथ रिवीजन, जब तक तसल्ली नहीं होगी, ठीक है ना। जी बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हो गया ये, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री टाइम्स में ये आंसर लेंगे हम। अब ऊपर फिगर्स लिखी हुई हैं वही उठाकर लिख दो यहाँ पे 9330, यानी आसान है ना, एक बार ऊपर रेशो निकलें फिर तो मसला ही कोई नहीं। 9330 ओवर 1600 प्लस 4200 डिवाइडेड बाय 2, 3 पॉइंट, तो 3 टाइम्स हो गया। और दूसरे का, अब जी इसकी इंटरप्रिटेशन आपने घर पे लिखनी है, सुन लें आप एक बार। इन्वेंट्री डेज देखो, ये तो हायर बेटर होगा ना, ये तो हायर ही बेटर होगा ना यार, इन्वेंट्री डेज हैं, लोअर बेटर हैं, जल्दी सेल में कन्वर्ट होता है। ये टाइम्स है, क्या मतलब कितनी दफ़ा हमारी इन्वेंट्री साल में सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, तो हायर बेटर हुआ ना, ठीक है। अच्छा चलो लिख लो यार, लिखो इन्वेंट्री डेज भी लिखो, पहला जुमला लिख ही लो, ताकि बुनियादी बात पे तो ना मार खाएं, पासिंग मार्क्स तो मिल ही जाएं। लिखें जी, इन्वेंट्री ऑफ कंपनी एक्स इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स 3 times in a year. Inventory of company X is converted into sales 3 times in a year. As compared to inventory of company Y, which is converted into 7 times, which is converted into sales, as compared to inventory of company Y, which is converted into sales 7 times in a year. बस ये याद रखना, कितनी दफ़ा सेल में कन्वर्ट हो रही है इन्वेंट्री। एक्स की 3 दफ़ा और वाई की 7 दफ़ा इन्वेंट्री साल में सेल में कन्वर्ट होती है, तो इसकी ज़्यादा दफ़ा सेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये बेटर हुआ, therefore कंपनी वाई इज़ बेटर। उसके बाद आपका हाउएवर वाला पॉइंट है, माशाल्लाह। However, it is better to compare ... these results ... चलो बस ठीक है। टर्नओवर रेशोज़ के नीचे कोई नहीं ज़्यादा लाइनें छोड़ने की ज़रूरत, क्योंकि जो ऊपर वाली बात है ना, बाकी वही बातें सेम ही होंगी, सिर्फ टाइम में डिफरेंस था, तो इसलिए मैंने सिर्फ तो पहला जुमला ही सिर्फ लिख लो, इसमें काफ़ी है। क्योंकि डेटर डेज वाली रेशो की जो इंटरप्रिटेशन है वही डेटर टर्नओवर की ही इंटरप्रिटेशन है, सिवाय पहली लाइन के कि वहाँ पे डेज में बता रहे थे, हम यहाँ पे टाइम में बता रहे हैं। बस बाकी जो बातें वहाँ पे 2-3 लाइनें छुड़वाई हुई है ना, कोई एडिशनल बात जो पड़ेगी वो डेटर डेज में लिख देंगे, वही डेटर टर्नओवर की ही बात है, ठीक है। वही इन्वेंट्री डेज में लिख देंगे, जो इजाफी बातें हैं वही इन्वेंट्री टर्नओवर, सिर्फ पहले जुमले का फ़र्क है ना, ठीक है, सही है। क्रेडिट टर्नओवर, क्रेडिट टर्नओवर बोलो, क्रेडिट परचेजेस ओवर एवरेज क्रेडिटर्स। टाइम्स में इसका आंसर चाहिए होता है हमें जी। ये ऑलरेडी निकल चुकी हुई है, अब दोबारा कौन सी मेहनत करनी है, वर्किंग से निकाली थी हमने, ठीक है जी। और 1800 1800 प्लस 3200 डिवाइडेड बाय 2, ये 5 टाइम्स है। और दूसरा, ठीक है जी। अब इसकी इंटरप्रिटेशन प्लीज़ घर लिखिएगा, अब ये ना लिखें, ठीक है, सुन लें एक बार। हम क्या कहेंगे जी कि, बल्कि लिख लें पहला जुमला यार,
नहीं रहा जाता। लिख लें, लिखें जी, कंपनी एक्स pays to its creditors 5 times in a year. Company X pays its creditors 5 times in a year as compared to company Y, as compared to company Y, which pays its creditors 6 times in a year. कॉमा, देयर फोर शेयर फोर नहीं लिखना, मैं मारूंगा भी, सीक्रेटर वाली रेशियो है। कॉमे के बाद लिखो हाउएवर और फिर कॉमा लिखो और लिखो एनी डिसीजन शैल बी मेड, एनी डिसीजन शैल बी मेड आफ्टर कंसिडरिंग क्रेडिट टर्म्स, आफ्टर कंसिडरिंग क्रेडिट टर्म्स। ठीक है जी, बस आगे को बात होगी तो ऊपर लिख लेंगे, जगह छोड़ी हुई है। जी भाई, कंपनी एक्स पेज टू इट्स क्रेडिटर्स 5 times in a year as compared to 6 times a year of company Y. However, any decision shall be made after considering credit period allowed to each company. अच्छा जी, उसके बाद भाई अगली रेशो स्टार्ट होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी आसान, और उनको कहा जाता है जी लिक्विडिटी रेशियोज। हाँ जी, पहला सफा पूरा हो गया रेशियोज में, दूसरे पे आ गए। बस 2 रेशियोज इसकी लिक्विडिटी की हैं और एक डेट रेशियो है, और एक इंटरेस्ट कवर रेशियो एंड पे बता दूंगा, और फिर प्राइस अर्निंग रेशियो उधर से उठा कर लाए तो 5वीं, तो सफ़ा इंशाल्लाह 2 दूसरे के ऊपर ही 4-5 रेशियोज हैं, यानी कि 3 तो ये रहेगी ना जो अभी पढ़ा देनी है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट कवर रेशियो एक है जो आई की किताब में सिर्फ बस एक नाम लिखा हुआ है, कहीं पे उसकी कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, एक वो फिर बाद में ऐड करवाऊंगा कल। ठीक है, और फिर ईपीएस के टॉप के ऊपर, मतलब स्टार्ट के अंदर प्राइस अर्निंग रेशियो एक लिखी हुई थी जो ईपीएस को यूज़ करके हम निकालते हैं, वो भी फिर इसी पेज पर ही ऐड कर लेंगे हम। तो बस यही रेशियो रह गई हैं। ठीक है, हाँ वो प्रॉफिटेबिलिटी वाली आसान रेशियोज़ हैं, वो तो होमवर्क में दे के भेजूँगा, आज कर लेंगे इंशाल्लाह। असल कहानी शुरू होगी अब। देखें, ये तो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ से शुरू हुआ है। ये वो बुनियाद पड़ी है जिसके बुनियाद को सामने रखते हुए आपको पता लग गया कि यार ये रेशो ये है, ये रेशो ये है। अब पास पेपर के अंदर सवाल कैसे देता है, फिर उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या करता है, पूछता क्या है, फिर उसने सोल्यूशन किस तरह से किया होता है, उसको टैकल करना सीखना है। अगले 4-5 दिन में हमने हर रोज़ 20 से 25 मिनट, 20 से 25 मिनट, ज़्यादा देर कर नहीं सकते डिस्कशन इसकी, बंदा बोर हो जाता है। और वैसे भी हमें चाहिए एंड पे जो दिन थे वो हम उसको इन बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो तकरीबन मेरी 1.25 से 2 घंटे की क्लास प्लान्ड है, 1.25 तक तो होती ही रहेगी। तो हम 20 से 25 मिनट रोज़ रेशोज़ को देंगे। ठीक है, और बाकी तकरीबन 1.5 घंटा हम रिवीजन करते चले आएंगे। ठीक है ना, सही है ना। इख्तितामी क्लासेस चल रही हैं आपकी। करंट रेशो, नाम से पता लग रहा है, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, बहरहाल इसका फॉर्मूला है। जी, करंट रेशो का फॉर्मूला है जी, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज।
और आंसर इसका में होगा। और एक बात याद रखना, यहाँ पर आपने एवरेज नहीं करना, इस पर स्टार लगाओ और अपने पास लिख लो। यहाँ पर एवरेज नहीं करना, सिर्फ क्लोजिंग लेना। थोड़ी देर में पता लग जाएगा जब रेशोज आपको, अभी रेशो कैलकुलेट करके इंटीग्रेशन सिखाता हूँ, ठीक है ना। लिक्विडिटी रेशो है ना ये, हम बेसिकली इस रेशो में ये बता रहे होंगे कि 1 रुपया करंट लाइबिलिटी पे करने के लिए हमारे पास कितने करंट एसेट्स हैं, तो एवरेज यूज़ नहीं हो सकता फिर, ठीक है ना। तो आप ये स्टार लगाएं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के साथ और अपने पास लिखें, यहाँ एवरेज नहीं करना, इस रेशो में क्लोजिंग लिया करेंगे, ठीक है। अभी वजह पता लग जाएगी 2 मिनट के अंदर। चलें जी, पहले कैलकुलेट तो करें ना। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। ये देखें जी, करंट एसेट्स 8900, मैंने एवरेज नहीं करना भाई, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो सारे, इधर देखो सारे, 39 को नहीं यूज़ करना, ठीक है। 39 को यूज़ नहीं करना, ठीक है। उसकी वजह थोड़ी देर पता लग जाएगी, वैसे ज़बानी बता भी दिया ही है, क्योंकि हमने ये बताना होगा कि करंट लायबिलिटीज़ पे करने के लिए कितने करंट एसेट्स हैं हमारे पास। तो एवरेज तो नहीं ना हो सकता, क्लोजिंग डेट पे लायबिलिटी हमारे पर पड़ी और क्लोजिंग डेट पे हमारे पास एसेट्स है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बताएंगे, कहाँ गए जी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़, ये 3800, ठीक है जी। तो ये फिरोजी रंग नज़र आ रहा है आपको, फिरोजी रंग नज़र आ रहा है, वो करंट एसेट्स हैं 8900 मेरी कंपनी के, और ये करंट लायबिलिटीज़ है, ठीक है। जी, करंट एसेट्स कितने हैं भाई? 8900 और करंट लायबिलिटीज 30, कितना आता है जी? 2.3 टाइम्स। चलो ठीक है ना, फिर ऐसे ही लिख लेते हैं। क्या हो गया यार, कुछ नहीं होता, लड़ते क्यों आपस में। कितना जी? 2.3 टाइम्स, ओके। दूसरा 1.2 टाइम। यार एक छोटी सी एग्जांपल पहले देखें जरा, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। कंपनी ए और कंपनी बी, ये कंपनी एक्स और वाई चल रही है ना, हम अपनी एग्जांपल में ए भी कर लेते हैं, ठीक है ना। जी बस यही करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ हैं। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी करते हैं तो क्या आंसर आता है जी? 2 और 1 करें तो कितना जी? 2 टाइम्स। बी के बारे में अब इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब ये होता है कि टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, कंपनी एक्स हैज़ 2 रुपीज़ ऑफ करंट एसेट्स अवेलेबल। 2 टाइम्स का मतलब क्या होता है? देखिए ना, हमने न्यूमरेटर में रखा हुआ है करंट एसेट्स को, डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज़ को। हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जी 2 रुपये की करंट, अगर 1 रुपये की करंट लायबिलिटी हो ना, उसको पे करने के लिए हमारे पास, देखें एक बात याद रखें, लिक्विडिटी रेशो बहुत अहम रेशो है। आपकी एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटीज फ्रॉम करंट एसेट्स ये होनी चाहिए। आपकी एबिलिटी टू पे, देखो ना, आपको बिजली का बिल आया, ठीक है, आपने मिसाल के तौर पर घर में बिजली का बिल आया, अब आप प्लॉट खरीद के रखा हुआ था, वो बेच के ये बिल पे कर दें, क्या ये मुनासिब है? बात समझ आई थोड़ी सी? यानी करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए आपको करंट एसेट्स यूज़ करने चाहिए, ना कि नॉन करंट एसेट्स की तरफ चले जाओ। तो हमने ये जब रेशो लिखी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़, तो इसमें हम क्या बता रहे हैं? हम यही देखना चाह रहे हैं कि हमारी लिक्विडिटी की पोजीशन कैसी है। क्या हम इस काबिल हैं कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज़ को करंट एसेट्स से पे कर सकें, या प्लॉट बेच के बिल जमा कराना पड़ेगा? कुछ बात समझ आई? लिक्विडिटी रेशो का मतलब
लिक्विडिटी कैसी है हमारी, क्या हम, हमारी एबिलिटी है, क्या हम इस काबिल हैं कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज को अपने करंट एसेट्स में से पे कर सकें। ठीक है, तो फिर कंपनी ए केस में क्या बात आई जी, बिल्कुल दुगनी है, दुगनी ताकत हमारी। हम 1 रुपए करंट लायबिलिटी पे करने के लिए करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबल हैं 2 रुपए करंट एसेट्स में। ठीक है, और कंपनी बी के केस में क्या है जी, 1 रुपया करंट लायबिलिटी पे करने के लिए 1 रुपया। बहरहाल है ये भी ठीक, गड़बड़ तब हो जब इससे भी नीचे काम चला जाए। ये बात समझ आई है? ठीक है, तो करंट रेशो क्या बताती है हमें, एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ करंट। हेडिंग पे उधर आओ ना, इंटरप्रिटेशंस में आओ, शाबाश, इंटरप्रिटेशंस में आओ और हेडिंग बनाओ करंट रेशो। जी, करंट रेशो हेडिंग बना ली। ऐसे ही अपने समझने के लिए ना साइड पे लिख लो, इंटरप्रिटेशन में ये नहीं लिखेंगे, वैसे अलग से लिख लो अपने पास, वहीं पे ऐसे हेडिंग के साथ ही छोटी सी ना ऐसे ऐसे करके साइड पे करके आप लिखो, क्या है जी ये, एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है ना, अपने पास ये लिख लो साइड पे ही करके, वहाँ इंटरप्रिटेशन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं, इंटरप्रिटेशन के अंदर हम यही बात पहले जुमले में लिख देंगे ना, लेकिन ये मैं इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ ये बात लिखना, ये आपको लिख लेनी चाहिए कहीं पे भी। ठीक है ना, ताकि याद तो रहे कि ये है क्या। भाई समझ आ गई रेशो की, करंट रेशो क्या है हमारी एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ करंट एसेट्स, बस कहानी खत्म। टॉपिक आसान लग रहा है ना, इसीलिए खतरनाक है, मैं इसीलिए सबसे ज़्यादा इससे डरता हूँ। ठीक है ना, अभी आप जब देखेंगे ना पास्ट पेपर के अंदर लंबी चौड़ी डिस्कशन कर सकते हैं आप, तो वहाँ पे बस मैंने आपको रोकना, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया कि एक पेपर पास पेपर या मैक्सिमम 2 पास पेपर एक दिन में डिस्कस करने, 20 से 25 मिनट। आपको 2 सवाल, शायद मैं आज 4-5 सवाल आपकी तरफ फेंक दूँ कि यार ये करने हैं, 1 कर लिया, 2 कर लिए, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। आप लिखेंगे खुद से तो फ़ायदा होगा। आप रेशो कैलकुलेट कर ली, मोटी मोटी बातें आपको मैंने याद करा दी, ये तो यहीं पे साथ याद हो गई हैं। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आप घर पे लंबी लंबी कहानियां लिखेंगे, आपको अंदाजा होगा कि पर्चे में आप क्या गलती करते हैं, लंबी लंबी कहानियां लिखने की तरफ जाएंगे, आप देखेंगे तेजी से लिख रहे हैं तब भी टाइम मैनेज नहीं हो रहा, फिर अगले दिन आएंगे, फिर हम उस सवाल को डिस्कस करेंगे, 2-4 पॉइंट्स में उसमें टेक्निकल बताऊंगा, वो काम की बात निकल आई तो जो 2-2 3-3 लाइनें छोड़ी हुई हैं वो एक एक लाइन करके पॉइंट उधर ऐड कर लेंगे। तो इस प्रैक्टिस के अंदर से हमारी इंटरप्रिटेशन जो हैं उनका एक खाका सा बन जाएगा। हम डिस्कशन के अंदर थोड़ा सा उसको तैयार भी कर चुके होंगे और फिर पर्चे में लिखने के लिए तेज़ी से हमारे पास मवाद भी मौजूद होगा। ठीक है ना, तो इसको इसी तरह से लेके चलेंगे, वरना बहुत वजनी हो जाता है ये काम। अगर मैं अगला एक लेक्चर और फिर उससे अगला दूसरा लेक्चर फुल फ्लैज अगर फिर इसकी डिस्कशन पे रख दूँ ना, तो फिर वो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप लोगों का इंटरेस्ट उस तरह से डेवलप नहीं होता। तो हर रोज़ हम 1 या 2 सवाल पास पेपर के डिस्कस किया करेंगे, रेशोज़ के एंड तक इसको साथ चलाते रहेंगे, ताकि ये ना हो कि वो साइड पे हो जाए। मेरा दिल ये कि ये तो साथ साथ तैयार होता ही रहेगा। ठीक है, चलें। अच्छा जी, इंटरप्रिटेशन लिखें जी, इंटरप्रिटेशन करंट रेशो की हेडिंग बनाएं और लिखें, टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, टू पे ₹1 current liability, company X has 2.3 to pay ₹1 current liability. Company X has 2.3 rupees, नहीं टाइम नहीं, अब रुपीज नहीं बता रहे ना, बताओ ना, 1 रुपए, उधर भी तो रुपया लिखा है, ऊपर टाइम कौन सा लिखा है, ऊपर रुपया लिखा है, नीचे भी रुपया लिखो। रट्टा बुला दिया मुझे, क्या कह रहा था मैं, टू पे ₹1 of current liability, company X has 2.3 rupees of current assets available, as compared to rupees 1.2 for company Y, as compared to rupees 1.2 for company Y। चलो शुक्र है मेरी कंपनी का भी कोई हाल बेहतर हुआ। therefore company X is better, therefore company X is better because, therefore company X is better
because it is in a better position, because it is in a, therefore company X is better, therefore it is नहीं क्या लिखवा रहा था मैं, ज़रा शुरू से मुझे ज़रा रट्टा भूल गया. To pay rupee 1 current liability, company X has 2.3 rupees of current assets available as compared to company Y. Therefore company X is better because therefore नहीं लिखवाया था, because it is in a better position to honor या pay, because honor की वजह pay ही लिखे हैं, honor मुश्किल लफ्ज़ हो जाना है. Because it is in a better position to pay its current liabilities out of its current assets. Therefore, because it is in a better position to pay its current liabilities out of its current assets. Full stop. क्या ख्याल है, पास ईयर डाटा और इंडस्ट्री एवरेज यहाँ भी रेलेवेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. आपने पिछले साल की निस्बत इसको इम्प्रूव किया या नहीं, आपकी इंडस्ट्री की एवरेज क्या है, ये सारी बातें रेलेवेंट हैं. तो अगला पॉइंट लिख सकते हैं, हाउएवर इट इज़ बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज एंड इट इज ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स. लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है, ये भी और इससे अगली भी, इसलिए इसके नीचे 4 लाइनें छोड़ देना अगली इंटरप्रिटेशन से पहले. एक और जुमला यहाँ पे लिखवाना है मैंने, वो जुमला लिखने से पहले ज़रा थोड़ी सी इधर देखें, ज़रा एक बात सुने इधर. लो जी, कंपनी ये बढ़ी आगे और उसने कहा टू पे रुपी 1 करंट लायबिलिटी, हमारे पास 2 लिख लेता हूं मैं चीज़ें, कैश भी और इन्वेंट्री भी. लो बताओ भाई, करंट एसेट्स बताओ 250, करंट लायबिलिटी 1 रुपया. कमाल नहीं हो गया? ये हुई ना कंपनी, ये हुई ना कंपनी ना बात. 1 रुपये करंट लायबिलिटी पे करने के लिए हमने 250 रुपये करंट एसेट्स में रखा हुआ है. आओ जरा मुकाबले में, कंपनी वाई कंपनी बी मर्ज नहीं कर लेंगे. ये होना चाहिए, ये तो नहीं सही, ये नहीं सही. दुनिया अकाउंटिंग में कहा जाता है कि 2:1 इज द आइडियल रेशियो. ठीक है, 2:1 करंट रेशियो 2:1 ये आइडियल है. इससे कम भी गड़बड़ है, थोड़ा खतरा हो जाता है पैदा, और इससे ज़्यादा भी सही नहीं है. क्यों? देखो इधर यार, आपके पास इतना वेला कैश पड़ा है तो कहीं और इन्वेस्ट करके पैसे क्यों नहीं कमाते? बेवकूफ़ हो, आपने जो दराज में रखा हुआ है पैसा तो ऐसे डेप्रिशिएट हो ही रहा है, वैल्यू लूज कर ही रहा है. क्या कर रहे हो आप लोग? पैसा रख के बैठे रहते हैं. इन्वेंट्रीज इतनी पड़ी है, मतलब शक पड़ता है कहीं आपकी चीज़ें बिक नहीं रही हैं, ऑब्सोलीट तो नहीं होगी, कहीं स्लो मूविंग तो नहीं है. ये तो उल्टा क्वेश्चन मार्क्स रेज कर रही है बात. ठीक है, ये बात समझ आई है? ये नहीं कि आप अब कहो बस जितना हायर उतना बेटर, थोड़ा सा यार थोड़ा सा चलो चीज़ों, ठीक है ना. 1 रुपये लायबिलिटी करंट लायबिलिटी पे करने के लिए 2 रुपये करंट एसेट पड़े, एनफ. ठीक है, एनी एक्सेसिव रेशो मे बी एन इंडिकेटिव ऑफ एक्सेसिव कैश, सरप्लस कैश और ऑब्सोलेसेंस ऑफ इन्वेंट्री. देखो रेशो के टॉपिक में ना मे के लफ्ज से काम करना है आपने, मस्ट नहीं कह देना. ठीक है ना. अभी मैं अगला जुमला लिखवाऊंगा तो मैं कहूंगा कि 2:1, अभी लिखवाता हूं, 2:1 इज द आइडियल रेशो एंड एनी एक्सेसिव रेशो, अब किसी एक की एक्सेस आ गई है, इज एन इंडिकेटिव दैट दिस कंपनी हैज एक्सेस कैश या इन्वेंट्री ऑफ दिस कंपनी इज ऑब्सोलीट. तो एग्जामिनर कहेगा कहाँ लिखा हुआ है? नहीं है ऑब्सोलीट, वैसे ही बना के रख लिए ज़्यादा. तो शैल, मस्ट, ये अल्फाज इस्तेमाल करने, कह दो जी हो सकता है इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई हो. आपने नहीं लिखा पर्चे में, लेकिन क्योंकि एक्सेसिव है हो सकता है इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हुई पड़ी है. ठीक है ना. तो चलो अगला पॉइंट लिखो करंट रेशो में. लिखो जी, नंबर 2, आइडियल करंट रेशो इज 2:1.
आइडियल करंट रेशो is 2:1 and any excessive ratio इन इससे अगर आगे है तो ठीक है, and any excessive ratio may be an indicative ऑफ सरप्लस कैश। ये भी एक गड़बड़ है। क्यों सरप्लस पड़ा है जी? कहीं इस्तेमाल कर लो यार, बात समझ रहे हो ना? सरप्लस कैश और स्लो मूविंग स्लैश ऑब्सोलीट स्टॉक। ऑब्सोलीट पुराना हो गया है, स्लो मूविंग है, बिक नहीं रहा है, ठीक है ना? तो ये दोनों बातें ही गड़बड़ हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो ना अगर करंट रेशो, तो हमें ये शक भी पड़ जाता है कि कहीं सरप्लस कैश तो नहीं पड़ा। देखो ना, करंट सवाल के अंदर करंट एसेट्स इकट्ठे भी तो दे सकता है, कोई नहीं पता आपको कितना कैश है, कितना उसमें इन्वेंट्री है, कितनी क्या है, ठीक है ना? तो फिर आप यूँ लिख सकते हो। क्या पॉइंट लिखा हमने? आइडियल करंट रेशो कितनी है जी? 2:1 एंड एनी एक्सेसिव रेशो मे बी एन इंडिकेटिव ऑफ सरप्लस कैश और स्लो मूविंग और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, ठीक है? और अगर वो खुद बता दे ऐसी कोई बात, तो ये जुमला रोब झाड़ने की बजाय ये जुमला लिख देना इस तरह से। वो कह देता जी इतना कैश पड़ा हो, तो आप कह सकते हो जी सरप्लस कैश पड़ा है, कहीं और इन्वेस्ट कर लेना, इसको यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी एक्सेसिव अच्छी नहीं होती रेशो, ठीक है ना? सही है? अच्छा, अच्छा जी, अब अगला मसला क्या आया? अगला मसला ये आया, बंदे आगे बढ़ के कहने लगे कि ये जो आप लोग कह रहे हैं कि करंट रेशो टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 1 रुपी, आपके पास जी इतने जो है वो पड़े हुए हैं, कैश पड़ा है, इतने डेटर्स, इतनी इन्वेंट्री, ऐसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है? तो एक बात तो बताएं, अब ये मोतरजीन उठते हैं ना जब ऐसे ही, वो कहने लगे आप कह रहे हैं जी बिजली का बिल आएगा तो हम करंट एसेट से उसे पे कर देंगे। क्या आपको लगता है कि बिजली का बिल आए तो फौरन इन्वेंट्री बिक जाएगी? दूसरी बात, डेटर भी पड़े होते हैं, मिसाल के तौर पे प्री पेमेंट्स भी पड़ी होती हैं। अच्छा, प्री पेमेंट्स की बात करें तो पहले, क्या आपको लगता है कि प्री पेमेंट्स आप यूज़ करके बिजली का बिल पे कर सकते हैं? ये तो नहीं ना हो सकता, बात समझ रहे हो, ठीक है ना? आपको बिजली का बिल आ गया, आपने अपने दुकान के ओनर को जो है वो आप लैंडलॉर्ड को आपने अगले साल किराया दिया होता एडवांस, आपने कहा यार ये उधर देनी है, ऐसे होगा? प्रीपेड एक्सपेंस तो आपका वैसे ही करंट एसेट तो है, लेकिन ये आपकी करंट लायबिलिटी पे होने में यूज़ नहीं हो सकता। फ्यूचर में इसके अगेंस्ट आपको सर्विसेज मिलनी है, कैश नहीं आना, ऐसे ही है ना? तो मसला बन गया। तो फिर अकाउंटेंट्स ने एक और रेशो निकाली ऐसे मोतरजीन के लिए जिनको इस बात पे एतराज़ था, और उस रेशो को नाम दिया गया क्विक रेशो। क्या नाम दिया गया जी? क्विक रेशो। इसको एसिड टेस्ट रेशो का नाम भी दिया जाता है, ठीक है? क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो, और इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को और प्री पेमेंट्स को माइनस कर दो अगर सवाल में गिवन हो तो, ठीक है जी? क्विक रेशो, इसका दूसरा नाम एसिड टेस्ट रेशो। जी लिखा तो हुआ है भाई, देख लो, एसिड। इसमें क्विक एसिड्स को डिवाइड करते हैं हम करंट लायबिलिटीज से। आंसर इसका भी टाइम्स में ही आता है। और क्विक एसिड्स कैसे निकलेंगे? जी, क्विक एसिड्स का फॉर्मूला है
करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्री पेमेंट्स। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, अब ये रेशो तो आप निकाल लोगे, लेकिन एक आपको एतराज़ हो जाना चाहिए था, अब तक हुआ नहीं, पता नहीं क्यों। हाँ, डेटर्स वाली बात, बिल्कुल। ये मैं लिख के आया था डेटर्स, तो आपका ये सवाल होना चाहिए था कि ये कौन सा कंफर्म है कि डेटर्स अभी के अभी पैसे दे देंगे, आपने इसको क्यों नहीं माइनस किया क्विक रेशो निकालते हुए। तो उसका जवाब ये है बेटा, शायद आपने, अब तो MFA आ गया इधर, शायद आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हो डिस्काउंटिंग का, डिस्काउंटिंग ऑफ डेटर्स नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं बेटा, आप फाइनल में जाकर पढ़ लेंगे, ठीक है। डिस्काउंटिंग ऑफ डेटर्स होता क्या है ये मैं बता देता हूँ। आपने किसी से 100 रुपये लेना है, आपका वो डेटर है, आपको आज पैसों की ज़रूरत पड़ गई, आपने उसको कहा हुआ था 1 महीने बाद पैसे देना, अब उससे पैसे लेने जाओगे तो वो तो नहीं देगा। आप बैंक के पास चले जाते हो और बैंक को जाके कहते हो ये मेरा 100 रुपया 1 महीने बाद आना है, ये आप ले लेना उससे 100 रुपया, मुझे आज आप पैसे दे दो। बैंक ने कहा ठीक है 95 ले लो, 90 ले लो, कुछ चार्जेस है मेरे पे। ये बात समझ आएगी। डिस्काउंटिंग ऑफ डेटर्स क्या है, आपने 100 रुपया किसी से लेना था, 1 महीने का टाइम बाकी था अभी पेमेंट आने में, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, आप बैंक के पास गए और आपने बैंक को कहा मुझे अभी 90 रुपये दे दो, 1 महीने बाद मेरे डेटर से जाकर मेरे बिहाफ पे 100 ले लेना। तो आपको तो आज 90 मिल गया ना। तो अगर डिस्काउंटिंग ऑफ डेटर्स का कॉन्सेप्ट ना होता तो फिर मैं डेटर्स को भी माइनस करता क्विक रेशो के अंदर, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ डेटर्स का, जिस वजह से मेरी क्विक रेशो में मैं डेटर्स को माइनस नहीं करूंगा, इन्वेंट्री और प्री पेमेंट्स को सिर्फ माइनस करना है। ये बात समझ आ गई है? ये बात समझ आई है सबको? चलो निकालो फिर क्विक रेशो। क्विक रेशो के लिए क्या करोगे, करंट एसेट से 8900 बोलो, इसमें से माइनस कर दोगे आप क्या चीज, इस सवाल के अंदर तो है नहीं ना, इस सवाल के अंदर तो इन्वेंट्री वो प्री पेमेंट है नहीं, तो बस माइनस क्या करना है 4200। तो 8900 में 100 में से 4200 बस माइनस कर दो, आपकी क्विक रेशो आ गई जी। 8900 माइनस बोलो, नजर आ रहा है पता नहीं कि नहीं, 8900 माइनस 4200, आंसर क्या आता है? हाँ 4700 क्विक एसिड्स आ गए हमारे पास ओवर 3800, आंसर इज 1.2 टाइम्स, और इधर 0.9 टाइम्स जी। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, बस वही जुमला है जो जुमला पहले लिखवाया था, कैसे लिखवाया था जरा वैसे ही लिखवा दूं, इंटरप्रिटेशन जाओ। टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, कंपनी एक्स हैज 1.2 ऑफ क्विक एसिड्स अवेलेबल, करंट की जगह क्या आ गया क्विक, बस इतना सी चेंज है। बस समझ आ रही है? तो पहला जुमला घर पे कॉपी पेस्ट खुद करना, सुनो इधर, टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, कंपनी एक्स हैज 1.2 ऑफ क्विक एसिड्स अवेलेबल as compared to 0.9 available to company Y. Therefore, company X is better because it is in a better position to pay its current liabilities out of its quick assets. बिल्कुल ऊपर वाला जुमला है, सिर्फ करंट एसेट्स की जगह क्या आ गया, क्विक एसेट्स। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट वो वाला आइडियल वाला, वो जो 2:1, ये 2:1 ना, ये आइडियल करंट रेशियो थी। क्विक रेशियो 1:1 आइडियल होती है। तो लिखो आइडियल रेशियो, आइडियल क्विक रेशियो इज 1:1। आइडियल क्विक रेशियो इज 1:1, and any excessive ratio may be an indicative
एंड एनी एक्सेसिव रेशो मे बी एन इंडिकेटिव ऑफ सरप्लस कैश। बस इन्वेंट्री तो पड़ी ना होती क्विक रेशो में। एनी एक्सेसिव रेशो मे बी एन इंडिकेटिव ऑफ सरप्लस कैश। ठीक है। अच्छा जी, अब बस एक रेशो रह गई है इनमें से, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। सुने अब इधर मेरी बात, अब बड़े ध्यान से आखिरी 5 मिनट बात सुननी है। यहाँ पर रह गई है जी डेट इक्विटी रेशो। कौन सी रह गई है जी? डेट इक्विटी रेशो। इसको गियरिंग रेशो भी कहते हैं, गियरिंग रेशो। इसको लीवरेज रेशो भी कहते हैं। चलो बस काफी है गियरिंग ही। चलो नाम शाम लिख लेंगे फिर बाकी भी। अच्छा, बस ये रेशो की जगह यहाँ पे छोड़ देंगे हम। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए जितनी हर एक रेशो की जगह आ रही थी। ठीक है, ओके। अच्छा, अगली बात, उसके बाद आपने एक तो ये काम करना है कि 15, 16, 17 3 रेशोज कैलकुलेट करनी है और क्वेश्चन नंबर 2 से करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें, पेज 662 पे है। इसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्वेश्चन 2 पेज 662। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस डिफरेंट है। असल में ना उसमें उस सवाल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस सेम रखा गया था, इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी वाली रेशियोज निकल ही नहीं सकती थी, वो तो सेम आनी थी ना बराबर दोनों की, तो इसलिए ये दूसरा सवाल अलग है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट अगर पढ़ें तो इसके अंदर लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट ओवर सेल निकालो, क्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो निकालो, और फिर 3 एक्सपेंसेस हैं अलग अलग, उनको सेल के साथ कंपेयर करके उसकी रेशियोज निकालनी है। ठीक है ना, बात बहुत सिंपल है, फॉर्मूला इनके बहुत सिंपल है। देखें इधर, नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशो, नाम भी रेशो के अंदर ही लिखा हुआ है। नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशो, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल। कहा ये सही है रेशो। कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल रेशो, कॉस्ट ऑफ सेल को सेल से नेट सेल से डिवाइड कर दो। ठीक है, एडमिन एक्सपेंस ओवर सेल रेशो, एडमिन ओवर सेल। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ओवर सेल। नहीं, ये लाजमी करना है, इनको यूज करना है हमने। इकट्ठी रेशो इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो इनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लाजमी कर दिया करेंगे हम। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जब कहेगा तो नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट ये लाजमी कर दिया करेंगे, नीचे वाली करे ना करे। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर जब आप निकालोगे ये रेशो, तो ये रेशो क्या बताएगी? अच्छा, इधर भी नेट सेल्स लिख लेना, ये सब में नेट सेल्स है। ठीक है ना, यहाँ नेट सेल्स जरा नहीं लिखा हुआ, नेट सेल्स लिख लो इधर। अच्छा, इधर देखो, अब ये सेल क्या, ये रेशो क्या बताएगी? पर रुपी 100 ऑफ सेल कितना प्रॉफिट आया। एक 100 रुपए की सेल करें तो जी 15 रुपए प्रॉफिट आता है इसका, इसका 20 रुपए आता है। एक 100 रुपए की सेल में ग्रॉस प्रॉफिट इसका 25 आता है, इसका 35 आता है। एक 100 रुपए की सेल करें तो उसमें कॉस्ट ऑफ सेल मिसाल के तौर पे 35 रुपए है, इसकी 45 रुपए है। बात समझ आ रही है? इतनी ही सिंपल रेशियोज है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से इसको लिखना है और फिर इंटरप्रिटेशन का जुमला अपने तौर पे लिखने की कोशिश करनी है। ये बात जो मैंने बोली है ये आपने लिखनी है। क्या कहोगे आप? रेशो निकाली, आप क्या कहेंगे? फॉर एवरी रुपी 100 ऑफ सेल कंपनी एक्स इज अर्निंग इतने रुपए प्रॉफिट एज कंपेयर टू इतने रुपए ऑफ कंपनी वाई। थोड़ा डर निकालो ना अपने अंदर से, इतनी आसान सी बातें हैं। मैं तो लिखवा ही दूंगा कल, ठीक है ना, लेकिन आपने ये पहला काम करना है। ठीक है जी, तो पहला काम क्या किया आपने? क्वेश्चन नंबर, सिर्फ एक डेट इक्विटी रेशो मैंने भी छोड़ी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका पहला होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद पास पेपर्स पे आते हैं। बेटा वो बेशक ना करना, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, वो मैं करवा लूंगा जितना को करवाना है, ठीक है ना। आगे 16 भी करना है, ये बहाना नहीं चलेगा अब। हाँ, ये हुई ना बात। पास पेपर 1 करना है आपने, पास पेपर 2 में सिर्फ ना, सॉरी 3 में, पास पेपर 3 में सिर्फ उसने कैलकुलेट का कहा है रेशियोज को। क्या करो? ये तो करोगे ही। 6 नंबर की सिर्फ कैलकुलेशन मांगी थी, इंटरप्रिटेशन नहीं मांगी उसने, ठीक है। 1 और 3 हो गया। नाइन, पास पेपर 9 शेक्सपियर, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं पढ़ना,
पहले खुद से जितना को पढ़ाया समझो जी, बस आखिरी क्लास ही सर ने गोली कराई और बस चले गए। रेशो बस इतनी पढ़ानी जो पढ़ा दी सर ने, कहा बस खत्म, टॉपिक खत्म, ठीक है। अब पर्चे में गए तो ये सवाल आ गया। तो गालियां नहीं देनी, मुझे कोशिश करनी है कि कुछ जो समझ आए एक बार कर देना। ईमानदारी देखो, अभी आप बिल्कुल तैयार नहीं हो इस टॉपिक में, ये समझ लो, लेकिन फिर भी एक कोशिश करके जरा देखो कितना कॉन्फिडेंस आता है। कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस हो गई, आधा पुजद्दा सवाल सही होगा, कोई 2-4 बातें सही होगी, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि यार हमने तो इस तरह का सवाल देखा नहीं था ना डिस्कस किया है, ठीक है। तो 3 सवाल हो गए। पहले 2 सवाल नहीं है, सवालियां हैं। हाँ जी, इन दोनों में से ना आप एक कर लें, 8वां, ठीक है जी। तो होमवर्क क्या बना जी? 1, 3, 8 और 9, 1, 3, 8 और 9। इंशाल्लाह 1, 3 तो 10 मिनट में डिस्कस हो जाएगा, इसलिए 8 और 9 में से भी कोई एक डिस्कस हो जाएगा कल की क्लास में, ठीक है जी। तो होमवर्क कितना है, क्या है जी होमवर्क? एक तो है जी वो क्वेश्चन नंबर, कौन से सफे पे है? क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 662। दूसरा पास पेपर 1 है HDL। पास पेपर 3 कौन सा है? अली एंड बशीर। ठीक है जी। उसके बाद पास पेपर 8 का नाम बताओ। कीबोर्ड KL, अच्छा, और आखिरी है जी छुट्टी। ये होमवर्क है आपका। ये दोनों बहुत आसान, ये तो आपने करना है ना, वैसे मैं डिस्कस भी करूंगा। ये दोनों बहुत जल्दी डिस्कस हो जाएंगे कल, तो इनमें से भी कोई एक डिस्कस हो जाना है। फिर इनमें से कोई एक डिस्कस करके जिस तरह की बातें कर ली, बाकी पास पेपर में से कोई एक आधा सवाल फिर और दूंगा, इस तरह से चलते रहेंगे, ठीक है। कोशिश मैं यही करूंगा कि कल मैं IAS 16 के अंदर जो बातें होनी है वो निकाल के ले आऊँ। आज थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे बैठ के, ठीक है। और 1 बाय 1 हम फिर इन टॉपिक्स को देखते चले जाएंगे, ठीक है। रिवीजन प्लान क्लासें खत्म होने के हफ्ता 10 दिन बाद मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। पहले मिलेगा, लेकिन मैं पहले कह के फंसना नहीं चाहता। उधर इंट्रो प्लस R1 चल रही है, FAR 2 चल रही है, आप लोग दिन में 50 मैसेज करते हैं, फिर बना नहीं, सुबह दोपहर शाम रात। तो इसलिए सेशन खत्म होने के 1 हफ्ते तक मिलेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा मुझे। मैं कोशिश करूंगा Day 1 पे ही मिल जाए आपको। अल्लाह हाफिज़।